18वीं शताब्दी जब आरंभ होती है जी। तो उत्तरी भारत में कोई मंदिर बचा नहीं था। मैं खुद वामपंथी इतिहासकारों के लेखों की शिकार हूँ। औरंगजेब के बारे में मूर्ति के खिलाफ इतनी उनको नफरत थी तो उन्होंने 85 की उम्र में एक आदेश भेजा अपने गवर्नर्स को, खास तौर पे गुजरात के, कि देखो ये दिवाली पे ये हिंदूज ये तो मूर्ति पूजा कभी छोड़ेंगे नहीं, तो दिवाली पे ये मिट्टी के छोटे छोटे लक्ष्मी गणेश बनाते हैं, तो वो कहते हैं कि ये भी नहीं बनने चाहिए। अधिकांश लोग जिन्होंने पार्टीशन चाहा वो पाकिस्तान गए नहीं, वो यहीं पे रह गए। नाम लेके इन लोगों का बताया कि इन्होंने कैसे धोखा दिया है हिंदू समाज को। आई एम अ हिस्टोरियन हु इज ब्रिंगिंग फैक्ट्स विच आर नॉट नोन, जो छुपाए गए, जो नजरअंदाज किया इतिहासकारों ने, वामपंथी इतिहासकारों ने। तो आई एम ब्रिंगिंग दैट टू द फ्रंट। नमस्कार दोस्तों, द रौनक पॉडकास्ट में आज जिनसे मैं आपको मिलवाने वाला हूँ वो इस देश की सबसे सम्मानित हिस्टोरियंस में से एक ऐसी हिस्टोरियन जिन्होंने अपनी किताबों के जरिए सही मायने में इंडियन कल्चर यानी भारतीय संस्कृति का एक सच्चा इतिहास हमारे सामने रखा। एक ऐसा इतिहास जो एक खास सोच के इतिहासकारों ने पिछले 60-70 सालों से दबा कर रखा। इनकी 6 बेस्ट सेलिंग किताबें अब तक आ चुकी। 2020 में भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया। प्लीज मेरे साथ स्वागत करिए, वेलकम करिए मीनाक्षी जैन मैम का। मीनाक्षी मैम, थैंक यू वेरी मच हमारे साथ इस पॉडकास्ट में बात करने के लिए आपने समय निकाला। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं यकीन नहीं कर सकती कि एक इतिहासकार को भी एफएम में आमंत्रित किया जाएगा। इट्स वेरी वेरी काइंड ऑफ यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। सबसे पहले तो आप कैसी हैं? बढ़िया। देखिए, अयोध्या मिल गया, काशी का सर्वे हो गया और मथुरा में भी कोर्ट केस जारी है जी। सो आई कैन ओनली बी वेरी वेल। क्योंकि आपने बात अयोध्या से शुरू करी तो मेरा पहला सवाल भी अयोध्या से ही जुड़ा होगा कि जब अयोध्या पर आपकी पहली किताब आई तो क्या पब्लिशर्स ने बहुत सारे या सारे ही ऑलमोस्ट उसे छापने से मना कर दिया, क्योंकि आपने ये लिखा था कि जहाँ पर विवादित ढांचा था मंदिर वहीं बनना चाहिए? क्या हुआ था मैम? एक्चुअली क्या हुआ, जब मैंने ये पुस्तक लिखी तो मुझे लगा कि इतना अध्ययन किया है मैंने और कोई सोर्स नहीं है जिसको मैंने ध्यान से पढ़ा नहीं और उसके बारे में लिखा नहीं। तो ऑल द एविडेंस पॉइंटेड टू मंदिर केस, कि वहाँ पे मंदिर था और वहाँ पे मंदिर बनना चाहिए। अब जब मुझे लगा कि मैंने बेस्ट सेलर लिखी है और पब्लिशर्स की तो मेरे घर में नीचे लाइन लग जाएगी सब कहेंगे कि हमको छापनी है। और जब मैं पहले पब्लिशर के पास गई, आई थॉट 10-15 दिन के अंदर उनका फ़ोन आएगा कि हम बेताब हैं किताब छापने के लिए। और 2-3 महीने तक वहाँ से कोई रिस्पांस नहीं आया, तो डर के मैंने उनके यहाँ फ़ोन किया कि उस टाइम मोबाइल वगैरह होते नहीं थे मेरे ख्याल से, मुझे याद नहीं है, या शायद थे। तो उनकी सेक्रेटरी ने कहा हम आपको जल्दी आपका संपर्क करेंगे। तो जब तक मैं घर पहुँची तब तक वो पैकेट रिटर्न होके आ गया था, बुक वाला। और मैं इतने सदमे में थी कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है। सो देन आई आस्क्ड 1 or 2 अदर पब्लिशर्स ऑल्सो। अब उनको नाम लेके कोई शर्मिंदा करने के कोई फायदा नहीं है। आप चाहें तो कर सकते हैं शर्मिंदा। नहीं, कोई, मैं चाहता हूँ कई लोग इस पॉडकास्ट के बाद शर्मिंदा हों। नहीं, मेरी ये फितरत नहीं है कि किसी को मैं कोशिश करूंगा उनका नाम निकलवा लूं। ठीक है, भले आप ना बोलना चाहें। ठीक है। तो क्या हुआ कि मैंने पूछा कि भाई इसमें आपको क्या कमी लग रही है? तो उन्होंने कहा कि आपने पूरा अध्ययन किया है, कोई सोर्स नहीं है जिसको आपने कंसल्ट नहीं किया है। प्रॉब्लम ये है कि आपने निष्कर्ष निकाला है कि वहाँ पे मंदिर होना चाहिए। तो मैंने कहा भाई सारी सोर्सेज अगर मंदिर की तरफ पॉइंट कर रही हैं तो मैं मस्जिद कैसे लिख सकती हूँ? तो उन्होंने कहा मैडम आपका अध्ययन बहुत है लेकिन माफ़ करिए हम नहीं छाप पाएंगे। तो अध्ययन भी था, फैक्ट्स भी थे और कोई गलत नहीं था, तो पर आपको ये नहीं लिखना चाहिए था कि मंदिर वहाँ बनना चाहिए। सो दैट वाज द थिंग। अब उसके बाद तो मेरे को डिप्रेशन हो गई कि मैं सोच रही हूँ कि बेस्ट सेलर है और कोई पब्लिशर नहीं मिल रहा, 1 2 3। तो मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल ख़त्म हो गया था। देन some very senior good friends, I don't want to name them again, उन्होंने कहा आप चिंता मत करिए, हम
छप पाएंगे। तो जो मेरे अभी पब्लिशर हैं, ही केम फॉरवर्ड एंड ही सेड वी विल बी वेरी हैप्पी टू डू इट। उन्होंने वो छापी और उसके बाद मेरी सारी पुस्तकें उन्होंने छापी हैं। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हिम, यू नो। मैंने एक बार सोचा था जी कि जब मेरी मृत्यु होगी तो लोग तो लिखते हैं इतनी पुस्तकें लिखी हैं इन्होंने, मेरे बारे में लिखेंगे, इतनी अनपब्लिश्ड किताबें छोड़ गई। सो यू नो इट वाज अ वेरी बैड एक्सपीरियंस, बट हर अनुभव हर एक्सपीरियंस आपको कुछ सिखाता है। बिल्कुल। सो इट्स इम्पॉर्टेंट टू लर्न द लेसन। और मेरा एक लेसन अगर मैं बताना चाहूँ, प्लीज मैम। जो हमारी संस्कृति सभ्यता, हम सोचते हैं कि हम उसके लिए काम कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए अगर आपको काम करना है तो आपको बहुत संघर्ष करने के लिए तैयारी होनी चाहिए। ये मत सोचे कि आपने किताब लिख दी और दुनिया को आपके बारे में पता चल गया। इट्स अ वेरी लॉन्ग जर्नी और बहुत लोनली जर्नी है, और हर तरफ आपको रुकावट ही रुकावट मिलेगी, और बहुत बहुत समय के बाद आप उस स्थान पर पहुंचते हैं कि आपकी पुस्तकें बिना कठिनाई के पब्लिश हो जाती हैं। सो फॉर मी दैट इज द बिग लर्निंग लेसन। कभी अहंकार नहीं होना चाहिए कि भाई हमने बेस्ट सेलर लिख दिया है, यू नो। सो जी बिल्कुल। मैम, एक शिकायत अक्सर की जाती है इस देश में एक सेक्शन द्वारा कि देश में लोगों को गलत इतिहास पढ़ाया गया या उनके सामने रखा गया, स्पेशली जब नूरुल हसन साहब के आने के बाद ये इल्ज़ाम लगाया जाता रहा कि उन्होंने कुछ एक ख़ास इतिहासकारों को ही प्रमोट किया, जिससे गलत तथ्य या फैक्ट्स लोगों के सामने आए। तो इसमें कितना मानती हैं आप? मैं विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाती थी, तो मुझे पता है कैसे इतिहास पढ़ाया गया। मैं खुद वामपंथी इतिहासकारों के लेखों की शिकार हूँ, बिकॉज दे वर माई टीचर्स। तो मुझे बहुत समय तक जो उन्होंने इतिहास लिखा वो ही मुझे समझ आता था। काफ़ी टाइम लगा मुझे जानकारी लेने के लिए कि कितना उन्होंने गलत पढ़ाया है, और मैं 2-3 उदाहरण दूंगी बेस्ड ऑन माय रिसर्च। अब जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने मध्यकाल में मंदिरों के ऊपर जो प्रहार हुआ था उसके ऊपर अनेक पुस्तकें लिखी हैं। अयोध्या है जो आपने जिक्र किया, 2 पुस्तकें अयोध्या, मथुरा और काशी। इसके अतिरिक्त मैंने और भी लिखा है। लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय में मध्यकाल जब आप पढ़ाते हैं उसमें मंदिरों के बारे में, उनके ऊपर जो प्रहार हुआ उसके बारे में एक शब्द भी नहीं सिलेबस में होता। Okay. अच्छा, और ये इतने चतुर थे। सबसे पहला इतिहासकार जिसको आपको पढ़ना है वो है मोहम्मद हबीब। मोहम्मद हबीब इरफान हबीब के पिता थे, और वो मेरे हिसाब से सबसे पहले और प्रसिद्ध वामपंथी इतिहासकार थे। मोहम्मद हबीब को मैं इसलिए याद करती हूँ क्योंकि स्वतंत्रता के कुछ वर्ष के बाद ही उन्होंने एक छोटी पुस्तक लिखी, मेरे ख्याल से 60-70 पेज की पुस्तक है, लेकिन उसने विश्वविद्यालयों में तहलका मचा दिया। अब उस पुस्तक का शीर्षक था महमूद गजनवी। तो देखिए जो विषय उन्होंने चुना, मध्यकाल में कितने विषय हैं, बिल्कुल, तो उन्होंने ये विषय चुना और कितना सोच समझ के चुना। और उस पुस्तक में उन्होंने क्या लिखा, क्या मूल बात लिखी उन्होंने कहा कि महमूद गजनवी एक गाजी नहीं थे, धर्म के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने भारत पर इसलिए आक्रमण किया क्योंकि वो मंदिरों की लूट चाहते थे। तो ये वो मतलब धर्म को बिल्कुल अलग निकाल दिया इस विषय पे। और जबकि मेरे अनुसार धर्म वॉज द केंद्र। ओके। जो मेन विषय था जिस वजह से महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया वो था मंदिरों पर प्रहार। और मंदिरों पर प्रहार करने के लिए बगदाद में जो खलीफा थे उन्होंने उनको पदवी भी दी, ही वॉज ऑनर्ड। तो आप बिल्कुल उल्टा लिख रहे हैं।
आप एक तो मंदिरों पर क्या हुआ मध्यकाल में उसके बारे में कुछ बताएंगे नहीं, और आप उल्टा एक पुस्तक लिखेंगे जो विश्वविद्यालय में सब विद्यार्थी पढ़ते थे कि महमूद गजनवी धन के लिए आए थे, सिर्फ लुटेरा था। लेकिन अगर सिर्फ लुटेरे थे तो आप मुझे ये बताइए कि सोमनाथ मंदिर, अगर एक मंदिर का उदाहरण ले तो सोमनाथ मंदिर पर प्रहार होते रहे। तो जब दोबारा प्रहार हुए तो कोई धन दौलत तो बचे नहीं थी ना, क्योंकि जो धन दौलत थी वो चली गई। तो उसके बाद बार बार और अत्याचार, मतलब कि अटैक क्यों हो रहा था सोमनाथ पर? लास्ट अटैक जो रिकॉर्डेड है वो औरंगजेब के समय है। आप इमेजिन करिए, महमूद गजनवी का पहला और उसी मंदिर पर औरंगजेब का अंतिम। अब जब मैं बोल रही हूँ प्रहार हो रहे हैं मंदिर पर, ये मेरे को स्पष्ट करना है कि जो दोबारा मंदिर बनता है सोमनाथ का वो छोटे छोटे बनते हैं। जो पहला टूटा था वो विशाल था, लेकिन उसके बाद जो बने, क्योंकि भक्तों की श्रद्धा थी कि हमको यहाँ पे मंदिर छोड़ना नहीं, बनाना है। उनके पास न साधन थे न राजनीतिक शक्ति थी, तो छोटे छोटे बनाए थे। लेकिन उन छोटे छोटे मंदिरों पर भी प्रहार होते गए। लास्ट प्रहार होता है औरंगजेब का जब वो 85 इयर्स के थे। 85 इयर्स के वो औरंगजेब फरमान भेजते हैं अपने गवर्नर को कि सोमनाथ जाओ, और अगर हिंदुओं ने वहाँ पर दोबारा पूजा शुरू की है, उस स्थान को इस तरह से नष्ट करो कि वहाँ पे दोबारा कभी भी वो पूजा ना कर सके। और लास्ट बात, आप मुझे बताइए कि मेरे ख्याल से 2000 में बामियान बुद्धास अफगानिस्तान में उनको ब्लो अप किया जी। तो वहाँ पे कौन सी धन दौलत थी, और वहाँ पे तो उनकी पूजा भी नहीं हो रही थी। बट हमको ये ध्यान रखना चाहिए जब हम मध्यकाल के बारे में बात करते हैं कि द इनटॉलरेंस टुवर्ड्स इमेज वर्शिप, ये इसको हमको ध्यान रखना चाहिए। जी, तो नेशनलिस्टिक बातें भी क्या जानबूझकर हटा दी गई? जो चीज़ सेंस ऑफ प्राइड पैदा करती लोगों में, क्या उसको हटा दिया गया? जादूनाथ सरकार और आर.सी. मजूमदार साहब की किताबें भी हटा दी गई, क्या ये इस प्लानिंग के तहत हुआ आपके हिसाब से? देखिए, जादूनाथ सरकार, उनको उनके प्रति ये घृणा क्यों थी? क्योंकि जादूनाथ सरकार एक बहुत प्रसिद्ध इतिहासकार थे मध्यकाल के। जिस मध्यकाल का इतिहास वामपंथी इतिहासकार दोबारा लिखना चाहते थे, उनमें उस समय दिग्गज थे जादूनाथ सरकार। और फिर उनके बाद मोहम्मद हबीब साहब थे। हाँ, तो जादूनाथ सरकार को तो हटाना था, क्योंकि जो हुआ वो उन्होंने बहुत स्पष्ट तरीके से लिखा। और जादूनाथ सरकार पर्शियन के माहिर थे और सारे ग्रंथ उन्होंने पढ़े थे, तो उनकी जो रिसर्च थी उसके ऊपर कोई आंच नहीं उठा सकता। सो द प्रॉब्लम वाज, अब इसका बैकड्रॉप क्या है? बैकड्रॉप ये है, हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि 1947 में देश का विभाजन धर्म के आधार पर होता है। इसके ऊपर तो कोई दो राय हो ही नहीं सकती। धर्म के ऊपर विभाजन होता है। और दूसरी विचित्र बात यह है कि अधिकांश लोग जिन्होंने पार्टीशन चाहा वो पाकिस्तान गए नहीं, वो यहीं पे रह गए। सो दिस आर टू कॉन्ट्रडिक्टरी डेवलपमेंट्स। एक तो अधिकांश एक समुदाय पार्टीशन के पक्ष में था, और दूसरा जो सबसे सक्रिय थे वो पाकिस्तान गए नहीं, वो यहीं पे रह गए। और मेजॉरिटी इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया, इवन इन यूपी। अब इतिहासकारों के सामने ये प्रश्न उठता है कि जब अधिकांश लोग पाकिस्तान गए नहीं, तो हमको ऑब्वियसली इतिहास दोबारा लिखना है, क्योंकि हमको ये बताना है कि धर्म का मध्यकाल में कोई रोल ही नहीं था। ओके। एंड जादूनाथ सरकार, आर.सी. मजूमदार एंड सो मेनी अदर्स, जी.एस. सरदेसाई, बहुत दिग्गज इतिहासकार थे। उनका यही मतलब एक पॉइंट था उनकी रिसर्च पे कि भाई धर्म का भी क्या स्थान था। तो अब पार्टीशन के बाद मार्क्सवादी इतिहासकारों को
ये दिखाना था कि धर्म का कोई रोल नहीं था मध्यकाल में। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये कहा कि इतिहास को जब आप लिखते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट रोल है आर्थिक कारणों का। तो आप धर्म को छोड़ दीजिए, आर्थिक कारणों पर ध्यान दीजिए। तो इस तरह से उन्होंने डिबेट को चेंज करने की कोशिश की। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि 3 इम्पॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज़, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ये इसमें सबसे आगे थे। भारत के इतने और विश्वविद्यालय हैं जो इनसे दूर थे फिजिकली ऑल्सो, तो वहाँ पर मुझे लगता है इतना इनका इम्पैक्ट नहीं हुआ। तो जैसे कि मतलब साउथ, मतलब बहुत सारे जो यूनिवर्सिटीज़ थे वो इनके हिस्ट्री से बच गई जी। अब एक और मैं पॉइंट ऐड करना चाहूँगी, अयोध्या पे जब इतना विवाद हुआ तो ये 3 यूनिवर्सिटीज़ के इतिहासकार सामने थे। भारत के 100 यूनिवर्सिटीज़, वहाँ पे तो हमने किसी इतिहासकार को सामने आके कुछ कहते हुए सुना नहीं। तो दे वर फाइटिंग एन आइडियोलॉजिकल बैटल एंड दे वर वर्किंग अगेंस्ट हिंदू सिविलाइजेशन, इफ आई कैन पुट इट दैट वे। एक नाम रोमिला थापड़ का भी आता है और आज भी उनको कोट करके कई लोग ये कहते हैं कि उन लोगों ने जो बातें कही हैं वो पूरी तरह गलत नहीं है, जिसमें से एक कारण तो आपने बताया कि धर्म सेंटर में नहीं था, लूटना सेंटर में था, इस वजह से वो मोहम्मद गजनी भारत आया। और उसके बाद एक बात ये भी कही जाती है मैम कि भारत से महिलाओं को अगवा करके अफगानिस्तान के बाज़ारों में बेचा भी गया, और गजनी शहर में आज भी इस एक मीनार पर इस बात का जिक्र है। क्या ये सही है? जी, एक्चुअली आई विल जस्ट गिव द फैक्ट्स प्लीज़, क्योंकि मैं फैक्ट्स के बेसिस पे ही बताऊंगी जी। ये जो आपने कहा है ये प्रचलित है भावना और बात, लोग आज भी बात करते हैं। लेकिन मैं सबूत, क्योंकि हमने इकोनॉमिक आर्थिक इतिहास पर जोर दिया है वामपंथी इतिहासकारों ने, तो उस समय के हमारे पास दस्तावेज हैं जो ये बताते हैं कि जब किसान जो थे वो मेजॉरिटी हिंदू थे, हिंदू मतलब ब्रॉड हिंदू टर्म, तो जो खेती वो करते थे तो उनके ऊपर इतना भारी कर लगाया था सरकार ने कि उनके पास कुछ बचता नहीं था। और मध्यकाल के एक प्रसिद्ध इतिहासकार हैं उस समय के, बर्नी उनका नाम है। तो बर्नी कहते हैं कि इनके घरों में एक चांदी का सिक्का भी नहीं बचा था, और इनकी जो महिलाएं थी वो औरों के घरों में जाके उनको काम करना पड़ता था। ठीक है। अब एक और प्रसिद्ध इतिहासकार हैं उन्होंने इस विषय पर लिखा है, और उन्होंने कहा है कि जब सरकार के रेवेन्यू ऑफिसर्स आते थे गांव में कर वसूल करने, तो बेचारे किसानों के पास कुछ नहीं होता था। तो सरकार का नियम था आपके पास कुछ नहीं है तब भी हम आपको माफ़ नहीं करेंगे, आपको कर देना है। तो वो विवरण करते हैं, दिखाते हैं, डिस्क्राइब करते हैं कि जब ये कर इकट्ठा करने आते थे उनके पास कुछ नहीं होता था, तो जो रेवेन्यू ऑफिसर्स थे उनके घर का सामान, बर्तन भांडे उठा लेते थे और किसान को जंजीर में बांधकर उसको ले जाते थे, और उनके जो महिलाएं और बच्चे रोते रोते उनके पीछे जाते थे। और कहा जाता है कि मैनी ऑफ देम, नॉट ओनली वीमेन, न केवल महिलाएं लेकिन पुरुषों को भी बाजार में बेचा जाता था बाहर। और हमारे पास कुछ रिपोर्ट्स हैं कि एक समय इतने ज़्यादा वहाँ पे बिक्री होने लगी स्लेव्स की, स्लेव मार्केट में, कि उनका स्लेव्स का दाम बहुत गिर गया। ये अफगानिस्तान की बात हो रही है जी। सो हमको जब हम इतिहास के बारे में सोचते हैं, लिखते हैं, अध्ययन करते हैं, तो हमको कोई हिचक नहीं होनी चाहिए
ये स्वीकार करने में कि कुछ काल बहुत काले काल थे हमारे इतिहास में. They were black periods. There was really nothing that we could look forward to, कि भाई ये एक अच्छा पॉइंट था. Mostly it was very very negative. जी मैम. इनका इंटरेस्ट क्या था? क्या ये फंडेड थे या इनका इंटेंट ही नहीं था इन सारी चीज़ों को छुपाना और सच को लोगों को बताना? इतिहासकार या वामपंथी इतिहासकारों पे जो इल्ज़ाम लगता है, क्या उनका क्या इंटेंट था? ऐसा क्यों? दे वर वेरी, देखिए एक तो सबसे पहली बात ये है कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति से उनको कोई लगाव नहीं था और वो भारतीय सभ्यता संस्कृति के आलोचक थे और हर मौका ढूंढते थे कि उसको नीचा दिखाने का. दैट वाज पॉइंट नंबर 1. और उनका कहना था कि भारत क्या चीज़ है? ये तो कास्ट के बेसिस पे बंटवारे थे, महिलाओं के ऊपर अत्याचार होते थे, ब्राह्मण अपना अत्याचार करते थे. सो दे पेंटेड द होल ऑफ द एंशिएंट पीरियड इन ब्लैक टर्म्स. एंड उसके अतिरिक्त उनको ये था कि मध्यकाल को हमको एंशिएंट इंडिया के मुकाबले दिखाना है कि ये प्रोग्रेसिव पीरियड था. लेकिन इसकी सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि मध्यकाल में जो भी सुल्तान बादशाह थे वो अपना इतिहास खुद लिखते थे. जैसे कि जहांगीर वो अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखते थे और उनके दरबार में हिस्टोरियंस होते थे. तो उनकी जो उन्होंने किया वो ड्यूली रिकॉर्डेड है. तो इसमें आप नहीं कह सकते कि मैं मन घड़ंत बोल रही हूँ, क्योंकि वो तो उन्होंने लिखा है. सो देश से कि रिलीजन को ध्यान सेंटर में नहीं रखना चाहिए, बट उनकी राइटिंग का उद्देश्य था कि रिलीजन का जो रोल था उसको दबाना है. तो एक्चुअली दे वर राइटिंग टू रिमूव द फियर ऑफ रिलीजन इन द इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स. कि भाई इंटेलेक्चुअल, अगर आप धर्म के बारे में कुछ बोल रहे हैं तो आप तो कम्युनल हैं, आप सेक्युलर नहीं हैं. और एकेडमिक कम्युनिटी में, जिस कम्युनिटी में मैं अपने आप को सोचती हूँ कि मैं भी उस कम्युनिटी की हूँ, तो उस कम्युनिटी में अगर आपको कोई कह दे कि आप कम्युनल हैं, तब आपकी कोई स्टैंडिंग नहीं रहेगी उस कम्युनिटी में. हालांकि अब मेरे को ये कहना है कि लास्ट 10-15 वर्षों में माहौल बहुत बदल गया है. अब नया भारत सामने आ रहा है और जो यंग लोग हैं, युवा, चाहे वो इतिहास पढ़ें या ना पढ़ें, लेकिन उनमें इतनी रुचि हो गई अपने अतीत को जानने के लिए. सो दे आर दे रे ऑफ होप. चाहे उनका कोई भी प्रोफेशन हो, वो आपके जैसे पॉडकास्ट सुनते हैं, सो मतलब हवा बदल रही है. हवा बदल रही. सो दैट इज़ अ वेरी पॉजिटिव डेवलपमेंट. जी मैम, थैंक यू. एक चीज़ मैम देखा गया है, कई एग्जांपल्स मिले हैं कि जब भी किसी देश से, उस देश में जब इन्वेडर्स वहाँ से गए तो उन लोगों ने उनकी निशानियाँ भी वहाँ से हटाने की पूरी कोशिश करी. स्पेन उसका एक एग्जांपल. बिल्कुल बिल्कुल. कि जब अरब वहाँ से भगाए गए या वहाँ से जब गए तो जो भी कैथीड्रल्स को मस्जिद में कन्वर्ट किया गया था वो रिक्लेम किया. एब्सोल्युटली. पर अगर हम भारत की बात करें तो आज यहाँ के सबसे बड़े मंदिर को भी रिक्लेम करने में 500 साल लग जाते हैं. क्या कारण मेन है इसका? और 500 साल लग जाते हैं वो तो आधी कहानी है. 500 साल लग गए उसमें कोई दो राय नहीं है जी. लेकिन 1528 से हमारे पास इतना सबूत था कि वहाँ पे मंदिर था. और मतलब कि 1947 में जो हमको सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी है ना, ये जजमेंट हमको 1947 में भी मिल सकती थी, क्योंकि जो सबूत थे वो सबूत ब्रिटिश शासन के थे. तो उसमें तो कोई वीएचपी बीजेपी वगैरह थे नहीं. सो ऑल दिस एविडेंस वाज देयर. और तब भी जब इतना एविडेंस था, तब भी हर कदम पे वामपंथी इतिहासकारों ने रुकावट इतनी की. अब इट इज़, मतलब मैं क्या बताऊं कि अच्छा, अब इनका कोर्ट के बारे में अगर मैं बताऊं, इन्होंने क्या किया अयोध्या में कोर्ट में. तो कोर्ट में सुनवाई होनी थी, तो ये जो बिग फोर है ना, रोमेला थापर, मैं
अदब से बोल रही हूँ, मैं समझ भी रहा हूँ। आर.एस. शर्मा, डी.एन. झा और इरफान हबीब, इन्होंने ये आपस में फैसला किया, ये खुद वहाँ पे नहीं जाएंगे, ओके। कोर्ट में ये खुद जाके सबूत नहीं पेश करेंगे, ये भेजेंगे अपने विद्यार्थियों को। विद्यार्थी मतलब नॉट 15 मतलब 20 साल के बच्चे नहीं, उनके जो स्टूडेंट्स जो खुद प्रोफेसर्स बन चुके थे। तो उन्होंने कहा हम इनको भेजते हैं, और जो इनके सो कॉल्ड स्टूडेंट्स ने वहाँ पे जाके बयान दिए, द इलाहाबाद हाई कोर्ट हैड टू टेल देम कि आप इसलिए बुलाए गए कि आप हमारी मदद करें, अफसोस है कि आप हमारी कार्रवाई में सिर्फ यू आर ट्राइंग टू मिसलीड अस एंड वाज वेरी नेगेटिव। एक उदाहरण दूंगी, एक प्रोफेसर हैं, अभी भी हैं, उन्होंने पीएचडी थीसिस की थी राम पे जी, और उस पीएचडी थीसिस में उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि 2nd सेंचुरी एडी मतलब 2000 साल पहले से राम की पूजा होती है, इसका हमारे पास सबूत है। ठीक है। अब जब वो कोर्ट गई तो कोर्ट में उन्होंने कहा राम पूजा का 18वीं शताब्दी तक से पहले हमारे पास कोई सबूत नहीं है। मतलब कि आप पीएचडी लिख रही हैं, 2nd सेंचुरी से पूजा का सबूत है, और आप कोर्ट में जाके बोल रही हैं 18वीं शताब्दी से पहले हमारे पास कोई सबूत नहीं है कि भारत में राम पूजा होती थी। तो इस तरह आई मीन व्हाट डू यू कॉल दीज पीपल। अब आपने पूछा कि भाई 500 साल तो उसमें लग गए जी, लेकिन मिल तो गया। ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है, और मिल गया क्योंकि एक्चुअली वहां पे कुछ था नहीं, जमीन खाली हो गई थी, इफ आई कैन पुट इट दैट वे। ओके, ठीक है ना, वहां पे मंदिर के लिए स्थान खाली हो गया था ना, मस्जिद खड़ी नहीं थी जी, तो उसका भी कुछ रोल होगा कि हमको वो स्थान मिल गया। अब बाकी जो दोनों जगह जिसका आपने जिक्र किया है जी, वहां पे तो ऐसी हालत नहीं है जी। तो क्या सोल्यूशन है वहां का? और मैं उस पे आने से पहले मतलब क्योंकि ज्ञानवापी का जिक्र हो भी गया है, तो उसके इतिहास के बारे में कि वहां पर हजारों मंदिर थे जो तोड़े गए, उसके बारे में भी अगर दर्शकों को मैम बता सके। पहले आप मथुरा की बात करें या ज्ञानवापी की? मैं पहले भोले बाबा की बात करूंगा। ठीक है। तो देखिए, ये मध्यकाल में जो वहाँ पे अटैक्स हुए, मैंने आपको बताया कि वो अपने इतिहासकार लेकर आते थे। जो ये अटैक करते थे वो अपने इतिहासकार लेके आते थे और कहते थे रिकॉर्ड करो, क्योंकि उनके लिए तो बहुत गर्व की बात थी कि हमने ये मंदिर तोड़ा, ये मंदिर तोड़ा, ये मंदिर तोड़ा। लेकिन क्योंकि हम काशी की बात कर रहे हैं, तो सबसे हैरानगी की बात ये है कि कोई समय नहीं था जब हिंदुओं का मंदिर टूट गया हो और उन्होंने वो उसको भूले नहीं। सबसे पहला काशी विश्वनाथ मंदिर कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़ा। तो पहला स्थान वो हम खो गए, क्योंकि क्वीन रजिया ने वहाँ पे जाके मस्जिद बना दी। तो पहला जो स्थान था काशी में ज्ञानवापी का, वो हमारे से खो गया, क्योंकि उस स्थान पर मस्जिद बन गई। लेकिन आप इमेजिन करिए 17th सेंचुरी में, मतलब 500 साल बाद लोगों को पता था यहाँ पे हमारा पहला विश्वनाथ मंदिर था। तो जयपुर के राजा जय सिंह, उन्होंने 17वीं शताब्दी में रजिया मस्जिद के बिल्कुल बगल में आदि विशेश्वर मंदिर बनाया। आदि विशेश्वर, इट वॉज नॉट द फर्स्ट, लेकिन यहाँ पर पहला विश्वनाथ मंदिर था। नाम देखिए कैसे चुना। ठीक है। तो उसके बाद विशेश्वर या विश्वनाथ का मंदिर 2 जगह बना, 3 जगह बना, और फाइनली अकबर के समय राजा टोडरमल और नारायण भट्ट ने मंदिर बनाया, जो औरंगजेब ने बाद में तोड़ा। लेकिन मैं एक और बात कहना चाहती हूँ कि काशी में न केवल ज्ञानवापी, बहुत से और मंदिर थे जिसको लोगों ने
दोबारा बनाया, दोबारा बनाया, दोबारा बनाया। बिंदु माधव ये विष्णु का मंदिर था, ये बहुत प्रसिद्ध मंदिर था और इसको बार बार तोड़ा गया। बार बार मैंने बताया कि छोटे छोटे मंदिर बनाते थे लेकिन नाम वही रखते थे। और फाइनली अकबर के टाइम में मान सिंह ने एक विशाल बिंदु माधव मंदिर बनाया और गंगा किनारे वो सबसे विशाल मंदिर था। और विदेश से 2-3 यात्री आए फ्रांस से, वो वहाँ पे गए और उन्होंने अपनी राइटिंग में लिखा है कि हम यहाँ पे गए हैं और क्या मंदिर है, उसकी खूब तारीफ की है, विवरण किया है, ये यहाँ पे था, ये था जी। और वो मंदिर भी औरंगजेब ने तोड़ा। अगर आप काशी आज जाएंगे जी तो आप कहें कि भाई मेरे को बिंदु माधव मंदिर जाना है, क्योंकि हम नाम कभी नहीं छोड़ा, मंदिर चला गया होगा, नाम नहीं छोड़ेंगे। तो आपको ले जाएंगे एक गली में, औरंगजेब की मस्जिद के पीछे एक छोटी गली में, फर्स्ट फ्लोर पे आपको ले जाएंगे। एक छोटा सा कमरा है, कोठड़ी टाइप, और वहाँ पे बिंदु माधव की पूजा हो रही है। एक विशाल मंदिर, गंगा किनारे सबसे बड़ा, और अब वो पहली मंजिल पे जाकर आप छोटी सी कोठड़ी टाइप में बिंदु माधव देखेंगे। मतलब इससे दुख भी होता है लेकिन प्रेरणा भी मिलती है कि जब आपने स्पेन का उदाहरण दिया, हम वो वापस नहीं ले पाए लेकिन हम भूले नहीं, और जिस तरह से जहाँ पे भी हम कर सकते थे वो हमने किया। तो 1936 में काशी में एक बंदा है दीन मोहम्मद। अब दीन मोहम्मद कौन है हमको कोई पता नहीं, क्योंकि उसके बारे में हमको कोई जानकारी नहीं है। लेकिन ये दीन मोहम्मद ब्रिटिश सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के खिलाफ केस फाइल करता है। ओके। एक बंदा ब्रिटिश सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के खिलाफ फाइल करता है, उसमें कोई हिंदू नहीं, सिर्फ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के खिलाफ फाइल करता है। और वो क्या फाइल करता है, कहता है कि ये जो ज्ञानवापी परिसर है, ये सारा परिसर वक्फ लैंड है। अब वक्फ लैंड की क्या महत्व है हम तो अब समझे हैं, ठीक है। 1936 में वो बंदा, व्यक्ति, जो भी कहना चाहेंगे, वो कहता है कि ये वक्फ लैंड है और यहाँ पर शुरू से नमाज पढ़ी जाती थी। अब मैं मानता हूँ कि हिंदूज भी यहाँ पे आते हैं और हमारी गलती है कि हमने इनको कभी रोका नहीं। तो हमने सोचा भाईचारा की वजह से कि भाई आते हैं, आते हैं तो आने दो, ठीक है, थोड़ी जगह पूजा करते हैं, करने दो, ये हमारी कमजोरी है। लेकिन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को बोल रहा है कि अब आपको ये पूरा वक्फ लैंड डिक्लेयर करना चाहिए एंड दिस इज आवर हेरिडिटरी राइट, और हम यहाँ पे नमाज सदियों से कर रहे हैं। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का जो जवाब है, उत्तर है, वो तो मतलब दिल खुश कर देता है। ओके। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहते हैं कि पहले तो आप भूल जाइए कि आपका यहाँ पे अरसों से अधिकार है और आपको ये ज़मीन प्रिय है। आपको ये ज़मीन प्रिय इसलिए है क्योंकि यहाँ पर आप सोचते हैं कि आपकी विजय हुई हिंदूज पे, और ये स्थान आपको प्रिय इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आपने मंदिर तोड़ा। तो आपका कोई केस नहीं है, हिंदूज का मंदिर पहले से था और ये वक्फ का तो सवाल ही नहीं उठता, ठीक है। 1936 में, अब 1936 में जब इस बंदे ने केस फाइल किया तो वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने काशी के जो प्रसिद्ध निवासी थे उनको बुलाया गवाही देने के लिए। तो 15 इम्पॉर्टेंट रेजिडेंट्स ऑफ काशी दे केम टू द कोर्ट और उनकी रिकॉर्ड है, और 15 ऑफ देम, एवरी वन ऑफ देम सेज कि यहाँ पर यू नो दे वर ओल्ड ऑल्सो, सो दे से कि जब से हमने होश संभाला है यहाँ पर हम आते हैं और पूजा करते हैं। और वो कहते हैं कि शिवरात्रि के दिन इतनी भीड़ हो जाती है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को सेपरेट इंतज़ाम करने पड़ते हैं।
3 बजे सुबह पूजा शुरू हो जाती है, हिंदूज की लाइन लग जाती है और रात के 12 बजे तक पूजा करने आते हैं हिंदूज मस्जिद के अंदर, मतलब। और वो कहते हैं कि आते हैं और मतलब जो लोग आते हैं उनको पता था, याद था कि कौन से स्थान पर कौन सी देवी देवताओं के मंदिर हुआ करते थे या मूर्तियां रखी जाती थी जी। तो वो कहते हैं कि हर जगह वो जाके चढ़ावा देते हैं और फिर हम चावल, कुछ स्थानों पर चावल सूखे चावल फेंकते हैं। तो जज ने कहा आप सूखे चावल क्यों फेंकते हैं? तो वो कहते हैं कि उन देवी देवताओं को जो हम भूल गए हैं, हम उनसे माफ़ी मांग रहे हैं, उनको भी हम अपना चढ़ावा दे रहे हैं। और पीपल के पेड़ के नीचे जी। इतनी सारी मूर्तियां हैं, ये कहाँ से आई हैं? दे आर माइग्रेंट, शरणार्थी हैं, मूर्तियां शरणार्थी हैं, वो आई हैं और मंदिर जो टूट गए थे वो यहाँ पे आई हैं। तो आप इमेजिन करिए कि हिंदुओं ने उस स्थान पर कभी उसको छोड़ा नहीं। वो तो 1993 में यूपी की सरकार ने वहाँ पे पूजा बंद कर दी, नहीं तो ऑल द एविडेंस शोज द हिंदूज वर कमिंग देयर एवरी डे। तो आज की जो पॉलिटिक्स थी उसने सदियों पुरानी प्रथा को कैसे नकार दिया। दिस इज ऑल्सो वी हैव टू लर्न दिस। और मैम ये भी कहा जाता है कि लोगों ने ऑब्जर्व किया है, लोग अक्सर इस बारे में चर्चा करते हैं जिससे उनको बहुत ज़्यादा दुख भी है कि चाहे वो ज्ञानवापी मस्जिद का मामला हो या श्री कृष्ण जन्मभूमि के पास वाला स्ट्रक्चर, अक्सर मुग़ल शासक क्या जानबूझ के थोड़ा सा हिस्सा छोड़ देते थे और उसे पूरी तरह नहीं तोड़ते थे। और ये भी कहा जाता है कि कई सारे मूर्तियों के टुकड़ों को सीढ़ियों में बनाने में भी इस्तेमाल किया गया। ये क्यों होता था? क्या इसके पीछे की सोच क्या? एक्चुअली क्योंकि हमने मथुरा पे बात नहीं की जी, तो मैं चाहूँगी कि आपके दर्शकों को मैं मथुरा के बारे में बताऊं। प्लीज़। क्योंकि मथुरा में जो मंदिर बना वो जहांगीर के टाइम बना। उसके पहले मंदिर 10 बार टूट गया। महमूद गजनवी ने पहला कृष्ण मंदिर तोड़ा और उन्होंने रिकॉर्ड किया है, उनके कोर्ट हिस्टोरियंस ने रिकॉर्ड किया है। लेकिन हैरानगी की बात है, महमूद गजनवी ने जो पहला कृष्ण मंदिर तोड़ा उसके 100 वर्ष बाद एक साधारण व्यक्ति वहाँ पे आकर कृष्ण मंदिर बनाता है उसी स्थान पर। और हमको कैसे पता? क्योंकि उसका शिलालेख, खंडित शिलालेख हमको मिला है जो कहता है कि मैंने ये बनाया। तो उसके मतलब कि हिंदू चाहे वो कितने भी उनके ऊपर अत्याचार हुए हों, कैसे उनके हालात हुए, लेकिन उन्हें अपने भगवानों को नहीं छोड़ा। ये मतलब हम स्पेन का तो उदाहरण नहीं अपनाया हमने, बिकॉज हमारे स्थिति बहुत अलग थी। लेकिन मुझे लगता है कि हमको गर्व होना चाहिए अपने इतिहास पर, और जैसे कि हमने अपनी संस्कृति, अपने भगवानों को कभी नहीं छोड़ा, चाहे कैसे भी हालात हों। अब देखिए 1000 साल तो मुगल मतलब मुस्लिम शासन था ना, अगर क्रूडली मैं बताऊं तो उसमें भी अपने भगवानों को नहीं छोड़ना तो बहुत मिरेकल की बात है जी। तो ये मंदिर बनाते हैं, छोटा सा शिलालेख मिला है। अगर शिलालेख नहीं मिलता तो हमको पता भी नहीं होता कि इस देश ने एक ऐसे वीर पुत्र को जन्म दिया था जी, जिसके पास कुछ था नहीं, लेकिन तब भी उसने कृष्ण के लिए मंदिर बनाया। सो इन एनी केस लास्ट मंदिर जो औरंगजेब ने तोड़ा वो बनाया था जहांगीर के समय ओरछा के राजकुमार वीर सिंह बुंदेला ने। और वीर सिंह बुंदेला को जहांगीर इतने क्यों मेहरबान हो गए कि कहा कि भाई आप मथुरा में बना सकते हैं। पहली बात तो जहांगीर ने अपनी आत्मकथा में कभी नहीं लिखा कि भाई मैंने परमिशन दी है, क्योंकि उनकी छवि को ठेस पहुंचेगा शायद, ठीक है। लेकिन वो कहानी ये है कि अबुल फजल के खिलाफ थे जहांगीर। अबुल फजल उनके पिता अकबर के करीबी थे, तो जहांगीर ने अकबर के खिलाफ विद्रोह कर दिया था जब अकबर जीवित थे और अपना अलग दरबार बना लिया था। तो उन्होंने वीर सिंह बुंदेला जो ओरछा के राजकुमार थे
उनको कहा कि अबुल फजल दक्कन से आगरा आ रहे हैं, अकबर ने बुलाया, वो तुम्हारे इलाके से जाएंगे, तो अगर तुम उनका सिर काट के मुझे भेज दो तो जब मैं मुगल बादशाह बनूंगा अच्छा, तो मैं तुमको ओरछा का नरेश बनाऊंगा। देखिए, मतलब ये भी इतिहास है हमारा। जी जी। मतलब कि इतना रोचक है। एक्चुअली हमको डिप्रेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि सारे सबूत जो हमारे पक्ष में जाते हैं वो ये छोड़ के गए हैं। ये छोड़ के गए जी। तो खैर, जब जहांगीर बने तो उन्होंने वीर सिंह को ओरछा का नरेश बनाया, और वीर सिंह ने ये विशाल मंदिर बनाया कृष्ण का। और उन्होंने लिखा है कि कितना सोना लगाया उसमें, और सोने का दाम, मतलब इट वाज द ग्रैंडेस्ट, और कोसों दूर उसको देख सकते थे जी। ठीक है। अब इस मंदिर के बारे में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, क्योंकि उसके बाद क्या होता है क्या नहीं होता, तो वहाँ पर बहुत रिपोर्ट्स हैं। तो लास्ट रिपोर्ट्स हैं अलेक्जेंडर कनिंघम की। ओके। वो डायरेक्टर जनरल थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। तो अलेक्जेंडर कनिंघम वहाँ पे 5-6 बार गए मथुरा पे, उनकी डिटेल्ड रिपोर्ट्स हैं। सबसे लास्ट रिपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। वो कहता है, वो लिखते हैं कि जो मंदिर तोड़ा गया उसके पीसेस उन्होंने पेवमेंट पे लगाए हैं। ओके। मंदिर के जो शेष हैं वो ना पेवमेंट पे लगाए हैं, वो दिख रहे हैं। कुछ इंस्क्रिप्शंस भी पेवमेंट पे पहुंच गए, ठीक है। और वो कहते हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो मस्जिद है जो औरंगजेब ने बनाई, अब वो खंडर है। उसकी दीवारों में इतने बड़े होल्स हैं, छत पे होल्स हैं, किसी वक्त भी अपने आप गिर सकती है वो। दिस इज द लास्ट रिपोर्ट दैट वी हैव ऑफ औरंगजेब्स मस्जिद, रिटन बाय अ न्यूट्रल पर्सन अलेक्जेंडर कनिंघम। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर वो लास्ट रिपोर्ट कनिंघम की है, तो जो मस्जिद हम देख रहे हैं ये तो खंडर नहीं है ना, तो ये मस्जिद कब बनी? करेक्ट। अब उसके बारे में मैं आपको बताऊं तो आप भी हैरान हो जाएंगे और शायद आपके दर्शक भी हैरान हो जाएंगे। ये जो कटरा केशव देव है, जिसको हम मानते हैं, सदियों से मानते हैं कि ये कृष्ण का जन्म स्थान था, तो ये जो पूरा प्लॉट है ये 13.37 एकड़ है, ठीक है। तो अंग्रेज़ों के टाइम अंग्रेज़ों ने कहा इसको हम नीलाम कर देते हैं, और एक बैंकर थे, उन्होंने खरीद लिया, राजा पट्नीमल। राजा पट्नीमल का केवल एक उद्देश्य था कि कृष्ण जन्मभूमि के स्थान पर एक विशाल मंदिर होना चाहिए, लेकिन उनके हालात नहीं हुए, तो वो 13.37 एकर्स पास्ड ऑन टू हिज सन्स, ग्रैंडसन्स, ग्रेट ग्रैंडसन्स। 13.37 कटरा केशव देव वाज नेवर डिवाइडेड, ठीक है, उसका कभी विभाजन नहीं हुआ, वो एक यूनिट था। और अंग्रेज तो 1944 में राजा पट्नीमल के उत्तराधिकारी वो जुगल किशोर बिरला जी को बोलते हैं कि देखिए, हम ये पवित्र स्थान है, पवित्र भूमि है, और यहाँ पे कृष्ण विशाल मंदिर होना चाहिए, लेकिन हमारे बस की बात नहीं है, हमारे हालात ऐसे नहीं हैं, तो आप ये ले लीजिएगा, क्योंकि आप बड़े उद्योगपति हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पे बनाइएगा, और इस पे हम कोई पैसे नहीं लेंगे, क्योंकि धर्म की भूमि पे कैसे ले सकते हैं पैसे, लेकिन हमारा एक छोटा सा कर्ज है 13,000 रुपये का, तो आप वो कर्ज जिनसे लिया है उनको दे दीजिए। सो नाउ दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। जुगल किशोर बिरला जी गेट्स दैट 13.37 एकर्स, वो ट्रस्ट बनाते हैं, श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट। ओके। तो उसका एक ही उद्देश्य है कि भाई यहाँ पे मंदिर बनाना। वो ट्रस्ट बनाते हैं जिसमें दिग्गज लोग जैसे मदन मोहन मालवीय वगैरह होते हैं, बट फॉर सम रीज़न वो ट्रस्ट भी मंदिर नहीं बना सकता। अब जैसे हिंदी पिक्चर्स में बोलते हैं ना, कहानी में ट्विस्ट तो कहानी में ट्विस्ट 1968 में एक नई संस्था सामने आती है, श्री कृष्ण सेवा संघ।
ओके अब ये कौन है, कहाँ से आती है, इसका कोई लीगल स्टेटस नहीं है। और ये 3 एकड़ ज़मीन कटरा केशव देव की ईदगाह पार्टी को दे देती है। ओके ईदगाह पार्टी का तो कोई लोकल स्टैंड ही नहीं था ना। पर तब तक वो बिरला के पास थी ना वो? हाँ, ओके वो ट्रस्ट भी बिरलास का एग्जिस्ट कर रहा था। जी जी 1968 में वो ट्रस्ट था। ठीक है। तो ये पता नहीं कहाँ से संस्था आती है जिसका कोई लीगल स्टेटस नहीं है, और वो 3 एकड़ जमीन कटरा केशव देव की ईदगाह पार्टी को देती है। अब प्रश्न ये उठता है कि ये जो प्रेजेंट ईदगाह है ये उस 3 एकड़ में ही बना होगा, नहीं तो वो 3 एकड़ तो कहीं और तो जाएगा नहीं ना, जगह तो वहीं रहेगी। और उसके बगल में कृष्ण मंदिर है। सो नाउ यू नो, ये हमको जब हम हिंदू का गुणगान गा रहे हैं, अपनी सभ्यता संस्कृति के बारे में इतना अच्छा अच्छा बोल रहे हैं जी, तो हमको ये भी प्रश्न हमारे सामने है कि 1968 में किसने 3 एकड़ जमीन कटरा केशव देव की पवित्र जमीन ईदगाह पार्टी को दी? जी और उसका उत्तर ढूंढना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उत्तर है मेरे पास, लेकिन मैं सिर्फ ये कहूँगी कि 1968 में तो हिंदू सरकार थी ना, पार्टीशन हो चुका था, आज़ादी मिल चुकी थी जी, तो केंद्र में भी इंडियन गवर्नमेंट थी और यूपी में भी इंडियन गवर्नमेंट थी, और ये सेवा संघ अभी भी है। तो कभी तक किसी ने इसको क्यों नहीं बुला के पूछा कि भाई आपने ये क्यों किया, किसके कहने पे किया? करेक्ट। एक और कहा जाता है कि जिसकी बात आपने करी उसमें 1968 में एक अग्रीमेंट के हिसाब से ये तय हुआ था कि एक ही बार नमाज पढ़ी जाएगी हफ्ते में, फिर रोज़ पढ़ी जाने लगी। क्या ये सच है? और शायद ये उसी जगह की बात हो रही है? नहीं, 1968 में तो नई मस्जिद बन गई ना, बन गई थी, तो वहां पे तो 5 बार नमाज पढ़ी जाएगी। तो क्या कोई ऐसा अग्रीमेंट था जहां पे बात हुई थी कि एक ही बार पढ़ी जाएगी? ऐसा हमने कहीं पढ़ा है इस बारे में? नहीं, व्हाट आई एम सेइंग इज दैट 1968 के पहले तो वहां पे मस्जिद थी नहीं जी। देयर वाज सम वी डोंट नो व्हाट हैपेंड जी, but you know at one time what you are saying, it was said when the dispute came that they will come and offer namaz once or twice, लेकिन अयोध्या की जो घटना हुई उसके बाद तो ओपन है, they can come and offer whenever they want। ये आप सच कह रहे हैं कि ये था, लेकिन अयोध्या ने एक्चुअली इन स्थानों पर कैसे परिवर्तन किया स्थिति का कि दे कैन कम एवरी डे। और देखिए अयोध्या के बाद, जैसे आपने ज्ञान वापी की बात कर रहे थे, वो व्यास जी का तहखाना, वहाँ पे तो व्यास जी रहते थे और वहाँ पे हर रोज़ पूजा होती थी। और 1993 में अयोध्या के कांड के बाद मुलायम सिंह ने उनको हटा दिया, तो वो तो उनको अब वापस मिली है ना जगह और पूजा करने का अधिकार उनके परिवार को। मतलब अगर मैं कहूँ कि आज़ादी के बाद भी हिंदूज पे अत्याचार कम नहीं हुए, पर मैम उससे जुड़े हुए फैक्ट्स निकालना और उन इवेंट्स के बारे में जो 1000 साल 2000 साल पहले हुए हैं, ये कितना चैलेंजिंग होता है एक हिस्टोरियन के लिए? क्योंकि बार बार आपसे पूछा जाएगा कि सबूत दिखाइए, बताइए कैसे हुआ, हाउ डू यू डू दिस, मतलब ये कैसे होता है? सबूत मैंने अपनी सब पुस्तकों में सारे सबूत पेश किए हैं। मेरे ख्याल से उस समय का कोई भी सबूत नहीं है जिसको मैंने नज़रअंदाज किया हो। यू नो, फॉर एग्जाम्पल अयोध्या, आई हैव लुक्ड एट द फॉरेन ट्रैवलर्स, जो विदेशी आए उन्होंने क्या किया, अर्लीस्ट मैप ऑफ अयोध्या 1717 में जयपुर घराने में अर्लीस्ट मैप मिला है अयोध्या का, जहाँ पे दिखा रहे हैं कि यू नो पिलग्रिम्स वो आ रहे हैं और 18वीं शताब्दी के वस्त्र पहने हैं उन्होंने और वो परिक्रमा कर रहे हैं। तो दीज आर ऑथेंटिक फैक्ट। ब्रिटिश रेवेन्यू रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं? ब्रिटिश रेवेन्यू रिकॉर्ड्स उस स्थान को बोलते हैं जन्म स्थान, वो बाबरी मस्जिद का नाम ही नहीं लेते। यू नो, सो कोर्ट केसेस 1858 के बाद 1947 तक ब्रिटिश कोर्ट्स में क्या केसेस थे, इससे ज़्यादा आपको क्या सबूत चाहिए? आप मुझे बताइए कि कौन सा सबूत है जो मैंने
ध्यान नहीं दिया जिस पर आप मतलब एनीवन जी। बिकॉज मेरी पुस्तकों दैट ओपन टू एवरीबडी जी। और अयोध्या का केस इतना कॉन्टेस्टेड केस था, तो मेरी पुस्तकों मैंने नाम लेके इन लोगों का बताया कि इन्होंने कैसे धोखा दिया है हिंदू समाज को। anyone, if anyone wanted, they could have challenged me, मेरे खिलाफ कोर्ट फाइल कर सकते थे, केस आर्टिकल्स लिख सकते थे, लेकिन कुछ नहीं उन्होंने किया। अब मथुरा के ऊपर मैंने डॉक्यूमेंट किया है महमूद गजनवी के पहले आक्रमण से औरंगजेब तक कितने कितने बार मंदिर टूटे, उसके बाद मराठास वहाँ पे आके कैसे संतुलन बनाते हैं, फिर अंग्रेज उसको बेच देते हैं पटनीमल को। पटनीमल के टाइम से 1947 तक कितने केसेस हुए सारे मैंने डॉक्यूमेंट किए हैं। तो उससे ज़्यादा मतलब क्या डॉक्यूमेंटेशन रह गई। पर मैम ये चैलेंजिंग कितना होता है, इसमें कितना काम लगता है? ये बहुत काम लगता है, बिकॉज द पॉइंट इज अगर ये सबूत एक तरफ होता तो मेरे लिए तो कुछ काम बचता ही नहीं ना। मैं क्या करती? सही बात है। सारा सबूत एक जगह इकट्ठा है तो मेरे को कुछ करना ही नहीं। इट टेक्स अ लॉट ऑफ वर्क, बट द जॉय एंड द थ्रिल दैट इट गिव्स यू इज समथिंग दैट नथिंग कैन मैच। इट इज़ अ वेरी फुलफिलिंग थिंग। और मैंने पहले अयोध्या की किताब लिखी, पुस्तकें 2 लिखी, उसके बाद मैंने मथुरा पे लिखी, उसके बाद मैंने कहा बहुत सेवा हो गई अब मैं रिलैक्स करती हूँ जी। तब मेरे को लोगों ने कहा कि भाई वीएचपी ने तो 3 स्थान मांगे थे आप 2 लेके बैठ गई हैं। जी। तब मैंने सोचा कि हाँ ये तो काशी के साथ इतना अन्याय नहीं हो सकता तो मुझे काशी पर भी लिखना है। बट इट्स अ जॉय बिकॉज देखिए मैं केवल इतिहास नहीं लिख रही, अध्ययन नहीं करी, मैं अपने ग्रैंड सिविलाइजेशन से कनेक्ट कर रही हूँ। बिल्कुल। जो बीत गया, जिस युग में मैं नहीं थी उसके बारे में इतनी जानकारी मिलती है और मुझे इतना गर्व महसूस होता है कि मैं उस सभ्यता संस्कृति की संतान हूँ। जिस मतलब कि स्पेन की तारीफ हम कर सकते हैं, स्पेन एक छोटा सा देश है कंपेयर टू अस, और उसने जो मुस्लिम रूल था वो बहुत छोटे पीरियड के लिए था, तो उसमें रिकवरी भी पॉसिबल थी। अब हमारा जो आक्रमण शुरू हुए वो सिंध में शुरू हुए 7th सेंचुरी में, और अगर हम औरंगजेब तक 1707 में अगर उनका देहांत हम मानते हैं कि एंड है, तो वो भी 1000 साल हो गए ना। और उसके बाद अहमद शाह अब्दाली आते हैं 1761 में, जो वो तहस नहस करते हैं मथुरा पर। उनके एक सैनिक थे कैंप फॉलोअर, तो उन्होंने लिखा है कि भाई मथुरा में जाके उन्होंने बच्चों को, गाय को जिस तरह से कत्ल किया है वो आई विटनेस अकाउंट है। और ये मन घड़ंत बात नहीं है, क्योंकि अंग्रेज टाइम में विलियम अर्विन जो ICS ऑफिसर थे उनके हाथ ये ग्रंथ मिल गया और उन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। प्रॉब्लम क्या है कि फॉर सम रीज़न आई कैन नॉट अंडरस्टैंड वाई, जो हमारा इंग्लिश एजुकेटेड क्लास है ना, उसमें मैं भी अपने आप को शामिल करती हूँ। मुझे भी बहुत टाइम लगा अपने अतीत से जुड़ने में, बट यू नो इंग्लिश एजुकेशन हैज़ कट ऑफ आवर लिंक विद द पास्ट, ओके, in a very major way. But now we are reconnecting with that past. मतलब was it too painful to remember that past? ये भी मैं अपने से प्रश्न करती हूँ। कभी कभी क्या होता है कि जब आपको बहुत आपके ऊपर अत्याचार होते हैं तो आप उसको भुलाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि दैट इज़ वन वे ऑफ गेटिंग रिलीफ। तो क्या ये था, ये मैं कह नहीं सकती, लेकिन तब भी इतना 1000 साल संघर्ष करना कोई छोटी बात नहीं है। पर मैम ये भी कहा जाता है, जैसे आपने कहा कि जब पास्ट आपका ब्रूटल हो, उतना अच्छा ना हो, प्लेजेंट ना हो, और आप उसे भुलाने की कोशिश करते हैं, फिर वहीं दूसरी तरफ एक ऐसी सरकार आती है जो ऐसी चीज़ों को रिक्लेम करने में एक तरीके से मदद भी करती है या एक ऐसा एटमॉस्फेयर बनाती है, तो उस पर ये इल्ज़ाम लगता है कि आप क्यों ऐसे ज़ख्म को रेद रहे हैं जिससे वापस से लोगों में वो तनाव बढ़ेगा या लोग उसके बारे में चर्चा भी करेंगे तो एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं होगा। ये ज़ख्म की बात नहीं है, वो तो हम भूले ही नहीं थे।
भाई प्रेजेंट सरकार के आने से पहले क्या हमने ज्ञान वापी को दोबारा बनाने की कोशिश नहीं की? 3 बार 4 बार 5 बार ओमकार मंदिर है काशी में, एक पूरी पहाड़ी पर वो मंदिर था, इतना विशाल मंदिर था, और वो मंदिर तोड़ा और उस स्थान कब्रिस्तान बना दी। जहाँ पे पूरा मंदिर पूरी पहाड़ी पे था, वहाँ पर कब्रिस्तान बना दी। और 18वीं शताब्दी में एक महिला रानी ऑफ नटौर बंगाल से आती हैं और वो ओमकार का छोटा सा जैसे कुटिया नहीं होती वैसा मंदिर बनाती है, मतलब कि एक टेबल से छोटा। तो वो मंदिर बनाती हैं और एक पुजारी को कहती हैं कि आप हर रोज़ यहाँ पे आके पूजा करिए। और अब क्या है कि हिंदू अब डरने लगे हैं वहाँ पे जाने के, क्योंकि इट इज़ नॉट अ प्लेजेंट एरिया फॉर देम। लेकिन कब्रिस्तान के बीच में भी आपने जाके 400 500 600 साल बाद उसी मंदिर के नाम पे एक छोटा मंदिर बनाया है। ये कोई साधारण सभ्यता नहीं थी, मतलब कि गर्व भी होता है, दुख भी होता है, क्योंकि बंगाल से उनको क्या जरूरत थी आने की काशी में एक मंदिर बनाने के लिए, क्योंकि लोगों को पता था यहाँ पे ये है, था। और अगर भगवान हमको नहीं भूल रहे तो हम भगवान को कैसे भूल सकते? इट इज वेरी पैथेटिक स्टोरी। और आपने पेन की बात की, दुख की बात की, एक हिस्टोरियन होने के नाते जब आप औरंगज़ेब पर रिसर्च करती हैं या उन सारी चीज़ों को पढ़ती हैं, सुनती हैं, समझती हैं, और फिर दिल्ली जैसे शहर में उसी औरंगज़ेब के नाम पर एक सड़क होती है, और अगर आप थैंक गॉड अब नहीं है पर जब थी, हाँ, और आप अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से गुजरती थी, हाँ, तो एक हिस्टोरियन होने के नाते और उन सारे दस्तावेजों को, क्योंकि आपने उनको सिर्फ जुटाया नहीं, उनको जिया है, और फिर अपनी नज़र से और जो था वैसे भी उसको लोगों तक पहुँचाया है। तो क्या थॉट होता था आपका, क्या इस बारे में क्या सोच है आपकी? नहीं, वो मेरा डर था, इस टू जस्ट ब्लैंक हो जाती थी। बट औरंगज़ेब के बारे में आपके दर्शकों के लिए मैं एक और चीज़ बताना चाहती हूँ कि मूर्ति के खिलाफ इतनी उनको नफरत थी। तो उन्होंने 80 साल की उम्र में, 85 की उम्र में एक आदेश भेजा अपने गवर्नर्स को, ख़ास तौर पे गुजरात के, कि देखो ये दिवाली पे ये हिंदूज ये तो मूर्ति पूजा कभी छोड़ेंगे नहीं, तो दिवाली पे ये मिट्टी के छोटे छोटे लक्ष्मी गणेश बनाते हैं। अभी भी आजकल हम दिवाली पे लेके लाते हैं ना लक्ष्मी गणेश मिट्टी के, तो वो कहते हैं कि ये भी नहीं बनने चाहिए। अच्छा, तो फरमान उनका है। तो मेरा कहना ये है कि मध्यकाल में जो बादशाह थे, जो शासक थे, उनकी करतूतें वो सारी हमारे सामने हैं, क्योंकि वो दस्तावेज छोड़ के गए हैं। तो कब तक वो दस्तावेज को हम इग्नोर करेंगे? अब कुछ कहते हैं कि औरंगजेब तो बड़ा सूफी था। अरे भैया, मैंने कहा किस हद तक आप हिस्ट्री को वाइट वॉश करेंगे? एक उदाहरण मैं देना चाहूंगी वाइट वॉश का जी, क्योंकि मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में इतिहास पढ़ा है। तो आप यूनिवर्सिटी में कैसे टैकल करती थी? क्योंकि अलग अलग आइडियोलॉजी मैंने छोड़ दिया ना। क्यों, आप अकेली थी और सामने ज्यादा लोग थे इसलिए छोड़ दिया? they were very polite to me. I have to say this कि जो बड़े बड़े दिग्गज इतिहासकार थे वामपंथी, they were never personal, they were never hostile, their behavior towards me was very good. ये मेरे को रिकॉर्ड पे लाना है। तो मैं बता रही थी कि एक टॉपिक होता था मध्यकाल के सिलेबस में, टीचिंग्स ऑफ गुरु नानक एंड कबीर जी। तो मैं सोचती थी कि भैया हार्मलेस टॉपिक है, टीचिंग्स ऑफ नानक एंड कबीर। बाद में बहुत बाद मुझे पता चला कि सिख गुरुज के और मुगल बादशाहों के साथ जो संघर्ष है वो तो हम पढ़ाते ही नहीं। बाबर के टाइम गुरु नानक थे और औरंगजेब के टाइम गुरु गोविंद सिंह। तो जो मध्य काल का जो बादशाह, मुगल बादशाहों का काल था, वो ही सिख गुरुओं का काल था। तो इतनी अहम बात है ये। और जिस तरह से
मुगल साम्राज्य ने, मुगल बादशाहों ने सिख गुरुओं के साथ जो बर्ताव किया उसको हम उसका जिक्र भी नहीं करते। हम तो कहते हैं कि भाई हमने गुरु नानक की टीचिंग्स पढ़ा दी। तो इस तरह से वाइट वॉश होता था। और पढ़ानी कब शुरू हुई मैम? अभी भी नहीं है। अच्छा, अभी भी? तो सिख गुरुओं को के बारे में जो उनकी वीरता है या उनके साथ जो हुआ, नहीं, कहीं भी नहीं, कहीं किसी ना। तो जो इन्फॉर्मेशन आती है वो बस व्हाट्सएप पे या ऐसे जो चलती है वो लोग नहीं, कुछ सिलेबस का हिस्सा नहीं है वो अभी? नहीं, अभी नहीं, सवाल ही नहीं उठता। अगर वो सिलेबस का हिस्सा बन जाता है तो सोच लीजिए अब संघर्ष खत्म, लड़ाई खत्म। अभी भी नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि सिख कम्युनिटी ने बहुत से प्रसिद्ध इतिहासकार पैदा किए हैं जिन्होंने, जो सिलेबस में नहीं है लेकिन यूनिवर्सिटी के बाहर उन्होंने बहुत बड़ा अध्ययन किया है और सिख हिस्ट्री को, गुरुज को के साथ क्या हुआ वो उन्होंने बहुत अच्छी पुस्तकें लिखी हैं। गुरु अर्जन, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, बंदा बहादुर, ये तो सब कुछ है ही नहीं हमारे सिलेबस में। लेकिन अगर आप जानना चाहें देन दे आर वेरी वेरी गुड बुक्स व्हिच हैव बीन रिटन बट दे आर नॉट पार्ट ऑफ द सिलेबस। तो आप देखिए अभी हमको कितना सफर और बाकी है। बिल्कुल। जबकि अगर उनकी वीरता नहीं होती सिख गुरुओं की तो आज भारत का क्या हाल होता, और उसके बारे में जब लोग सोचते हैं तो बिल्कुल। और देखिए मराठास के बारे में क्या पढ़ाया गया है। मराठास तो दक्षिण से लाहौर तक पहुंच गए थे। बिल्कुल। तो उन्होंने मुगल बादशाह को बंदी बनाया हुआ था, तो उनके बारे में क्या। इनफैक्ट मैम एक गेस्ट आए हुए थे और मैंने उनसे यही कहा, हाँ, तो कि दिल्ली में तो आप औरंगजेब की पूरे खानदान की सड़कें आपको मिल जाएंगी, हाँ, लेकिन Exactly. तानाजी के बारे में अगर मैं बात करूं तो जब तक वो फिल्म नहीं बनी थी तो आप उत्तर प्रदेश में आके किसी कॉलेज में पूछते तानाजी मालुसरे कौन, एग्जैक्टली, तात्या टोपे कौन थे, आज भी लोग नहीं जानते। बिल्कुल। तो आज भी वो सिलेबस का हिस्सा एक्टिवली नहीं है, और हाँ। स्पेशली कुछ पार्ट्स ऑफ द कंट्री नहीं है वो अभी भी। देखिए बात सुनिए, जो मेरा मानना है, अभी स्कूल में क्या पढ़ाया जाएगा, टेक्स्ट बुक्स में क्या हो रहा है, अभी तो हमको इंतजार करना है कि नई टेक्स्ट बुक्स कब आएंगी, क्या लिखा जाएगा। लेकिन कॉलेजेस में अभी ये आउट ऑफ द सिलेबस है। लेकिन जो मैं ऑब्जर्व करती हूँ, जो सेकंड जनरेशन ऑफ लेफ्ट हिस्टोरियंस है ना, यूनिवर्सिटी में तो अभी भी हैं वो, तो वो सेकंड जनरेशन ऑफ लेफ्ट हिस्टोरियंस जो हैं उनमें ये क्षमता नहीं है कि वो ऐसे युद्ध लड़ें। तो वो चुपचाप अपना जिस पे ऊपर काम करना है, सिक्कों पे, इकोनॉमी पे, ट्रेड पे, वो काम कर रहे हैं। लेकिन जैसे इरफान हबीब जैसे लोगों ने डटकर लड़ाई की थी ना, वो सेकेंड जनरेशन ऑफ मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन में वो दम नहीं है। तो इन दैट सेंस इट इज़ अ विक्ट्री, बट स्टिल वी हैव, स्टिल दे ऑक्यूपाई द यूनिवर्सिटी पोजीशंस ना। हमारे को बहुत समय लगेगा ऐसे स्कॉलर्स, क्योंकि एक दो स्कॉलर्स से काम नहीं चलेगा, यू हैव टू हैव हंड्रेड्स ऑल ओवर इंडिया। तो इट विल टेक टाइम, बट आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि हम सही रास्ते पे हैं, देर हैं लेकिन समय मतलब पहुंच जाएंगे हम। जी मैम, एक सवाल ये भी पूछा जाता है कि इन्वेडर्स के आने के बाद इस्लाम इस धरती पर जिस तरीके से फैला, उसके पीछे सही कारण क्या है? क्या डर में लोगों को इस धर्म को अपनाना पड़ा, या उस टीचिंग से लोग इम्प्रेस हुए? देखिए टीचिंग से इम्प्रेस हुए वो तो मैं कह नहीं सकती, लेकिन कन्वर्जन, यू नो, इट वॉज नॉट सडन। क्योंकि जो पहले तुर्की आए तो उनको ये गर्व था कि भाई हम सुपीरियर हैं और यहाँ के जो लोग हैं वो हमारा मुकाबला नहीं कर सकते, यू नो। और उस शुरू में वो कन्वर्जन्स नहीं चाहते थे, क्योंकि इस्लाम ने कहा है वंस यू बिकम अ मुस्लिम यू आर ब्रदर्स। तो वो जो बाहर से आए थे वो तो स्वीकार करने को तैयार नहीं थे कि जो कन्वर्ट हो जाएगा वो ब्रदर हो जाएगा। सो यू नो, बट कन्वर्जन्स हैपन। बट आई विल गिव यू वन एग्जांपल। दिल्ली सल्तनत में जो पहला
मुस्लिम शासन स्थापित हुआ दिल्ली में, जी तो पहले 90 साल एक भी इंडियन मुस्लिम को मंत्रिमंडल में नहीं शामिल किया। ओके तो सो केवल एक ही व्यक्ति को शामिल किया, उसको 1 साल के अंदर उसका कत्ल किया गया। सो इट वॉज अ वेरी वेरी लिमिटेड, जैसे हम बोलते हैं ना कि भाई वी हैव टू रिमेंबर दैट इट वॉज नॉट अ जॉइंट रूल। एक ऑलमोस्ट 2 जनरेशंस, मतलब उसके बाद भी कहानी सुनिए। जी सैयद एंड लोधीज के टाइम मेरे ख्याल से 25 परिवार थे जो मंत्रिमंडल उनके हाथ में होता था। और अकबर को हम मानते हैं कि भाई सबसे बिनाइन मुगल एम्परर थे, उसमें 2 राय नहीं है। बिकॉज अगर आप अकबर को औरंगजेब से कंपेयर करें तो देयर इज बिंदु माधव टेम्पल एंड काशी विश्वनाथ टेम्पल दोनों अकबर के काल में ही बने थे। लेकिन अकबर की मंत्रिमंडल में पहले तो सारे विदेशी थे। विदेशी मतलब कोई सेंट्रल एशिया से आया है या ईरान से आया है, तुरानी ईरानी, वो उनकी मंत्रिमंडल थी। अब अकबर तो 13 साल की उम्र में गद्दी पे बैठ गया था, तो जो इनके विदेशी मंत्रिमंडल के लोग थे वो सोचते थे कि भाई ये क्या बच्चा बैठा हुआ है गद्दी पे, हमारे परिवार इसके परिवार से बहुत ज़्यादा वरिष्ठ हैं, तो हम भी गद्दी पे बैठ सकते हैं, इसको हम क्यों बर्दाश्त करें। जी। तो अकबर के खिलाफ बहुत सारे विद्रोह हुए। तब अकबर ने ये सोचा कि तराजू में सारा वेट तो एक ही तरफ है, ये विदेशी, तो मेरे को तराजू के दूसरी तरफ भी कुछ रखना चाहिए। और वो बहुत होशियार व्यक्ति तो थे ही, तो उन्होंने सोचा तराजू के दूसरी तरफ किसको मैं रख सकता हूँ, मेरे को यहाँ पे वो रखना है जिसके विरुद्ध, जो कभी मेरे विरुद्ध विद्रोह नहीं करेंगे। तो कौन हो सकता है? एक तो इंडियन मुस्लिम्स, क्योंकि विदेशी मुस्लिम इनका नेतृत्व तो कभी नहीं स्वीकार करेगा, और दूसरे हैं राजपूत, क्योंकि उनकी संख्या इतनी कम है। सो इन दोनों वर्गों को अकबर ने अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया, लेकिन तब भी 70% अकबर के मंत्रिमंडल के लोग ईरानी और तुरानी बाहर से आए थे, और 30% आधे 15 इंडियन मुस्लिम्स और 15 राजपूत। लेकिन आपने कन्वर्जन का सवाल पूछा। जी। सो there were reasons for conversions. Conversions happened. शुरू में कम थे, but then it gradually picks up. लेकिन एक स्टडी की है, पंजाब में एक सूफी सेंटर था। अच्छा, जहांगीर को क्या था? जहांगीर को ये था और औरंगजेब को ये था कि भाई जो कन्वर्ट हुए हैं, जो हिंदू मुस्लिम हो गए हैं, उनका भी मैं देखता हूँ कि वो इन हिंदू और सिख लीडर्स के पास जाते हैं। गुरु अर्जन के बारे में जहांगीर ने लिखा है अपनी तुजू के जहांगीरी में कि इतने लोग उनके भाषण सुनने जाते हैं। औरंगजेब वॉज वेरी एंग्री दैट पीपल आर स्टिल गोइंग टू द हिंदू रिलीजियस लीडर्स टू हियर, क्योंकि जब आप कन्वर्ट होते हैं, आज का सिलसिला अलग है, क्योंकि आज के जो मैं जानती हूँ, अगर आप आज कन्वर्ट हो गए तो उसी वक्त आपको अपने पुराने धर्म वगैरह से सारे नाते तोड़ने हैं, तौर तरीके एक्सेट्रा। लेकिन उस टाइम ये नहीं था, इट वॉज अ ग्रेजुअल प्रोसेस। तो एक सिख सूफी सेंटर है पंजाब में, तो उसके हमको रिकॉर्ड्स मिले कि कौन लोग आते थे वहाँ पे। तो उनकी लिस्ट है, तो पहले 100 इयर्स में उन सबके हिंदू नाम हैं, कन्वर्ट हो गए लेकिन नाम हिंदू हैं। ओके। और ये कब की बात है, किस? आई थिंक मिडीवल पीरियड में है। ओके। और 600 इयर्स तक के रिकॉर्ड्स हैं। ओके। और लास्ट में एक भी हिंदू नाम नहीं है। दे हैव ऑल टेकन
Muslim names. So in the medieval period, that process was slow. It didn't mean that you became a convert, then you stopped having any link with your religion and all. It was slow. Okay. But now things have changed, and now if you convert, then you have to give up everything of your previous faith at once. तो उस टाइम रिश्ता कैसा था इस्लाम के फैलने के साथ साथ हिंदू और मुसलमानों में, क्या रिश्ता था? और क्या कोई रिकॉर्ड है जब पहली कोई सांप्रदायिक हिंसा या लड़ाई हुई थी इन दो धर्मों के लोगों के बीच? There is one case, I think from Gujarat, but I have to just think and get back to you on this Sure, question. ma'am. Sure. Let me just think. You're asking for evidence of Hindu-Muslim कॉन्फ्लिक्ट conflict. जो कि एज पर रिकॉर्ड्स फर्स्ट टाइम हुई, किस वर्ष में हुई और क्या उसका कारण था? हाँ. वो Let me just think about it. श्योर मैम. मैम, अगर मैं प्री मुस्लिम एरा की बात करूं तो उस वक्त भारत को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगी? उस वक्त का भारत कैसे था? जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो स्वर्ण काल था भारत का. अगर मैं गलत हूं तो प्लीज मुझे करेक्ट करिएगा. दुनिया की पहली किताब ऋग्वेद हमने दी, दुनिया की पहली कविता वाल्मीकि रामायण हमने दी, दुनिया का पहला व्याकरण जो पाणिनि ने दिया वो यहाँ बना, पहली सोशियोलॉजी की किताब कल्पसूत्र यहाँ बनी, दुनिया की पहली ज्योतिष की एस्ट्रोनॉमी की किताब वेदांग ज्योतिष यहाँ बनी, जीरो का इन्वेंशन हो, पाई की वैल्यू हो, स्क्वायर रूट का कॉन्सेप्ट हो. किस हद तक ये बातें सच हैं और कितनी जो आज कहा जाता है ताना मारते हुए कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का इन्फॉर्मेशन है? नहीं, ऑल द एग्जाम्पल्स जो आपने दिए हैं, उदाहरण जो दिए हैं, दे कैन नॉट बी डिनाइड, दे आर एब्सोल्युटली करेक्ट. मैं इस विषय में दो चीज़ें ऐड करना चाहूँगी कि भारतीय हिस्ट्री, मतलब इंडियन हिस्ट्री, इसकी सबसे इम्पोर्टेंट क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी एंशिएंट पीरियड में जी. और मैं दो पॉइंट्स रेज करना चाहूँगी. एक तो इट्स एंटिक्विटी, मतलब कितनी प्राचीन थी ये, कंटिन्यूटी नहीं छोड़ी, और थर्ड पॉइंट कि इसने सबको सम्मिलित किया, शामिल किया और सबको लेके गए. ये वामपंथी इतिहासकारों ने हमको सिखाया है कि आपकी जो समाज थी वो पेट्रियार्किकल थी, महिलाओं पे अत्याचार होते थे, छोटे वर्गों पे अत्याचार होते थे, मतलब इट वाज ऑल ऑपरेशन ऑपरेशन ऑपरेशन. लेकिन मैं हैरान हूँ कि लॉन्जिविटी एंड कंटिन्यूटी, मतलब कि कोई ब्रेक नहीं था एंशिएंट पीरियड में अंटिल वी कम टू द मिडिवल पीरियड. वी विल डिस्कस द मिडिवल पीरियड. लेकिन कंटिन्यूटी का क्या उदाहरण दूंगी मैं? हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम सुना है, लेकिन उसके पहले आर्कियोलॉजिस्ट को मध्य प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट में उनको कुछ मिला जिसका उन्होंने डेटिंग की 9000 to 8000 BC. ओके. 9000 to 8000 उस साइट की डेटिंग की है आर्कियोलॉजिस्ट, नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो अब्रॉड. उस साइट की डेटिंग पे कोई मतभेद नहीं है आर्कियोलॉजिस्ट में. और उस साइट में क्या विचित्र था जो उनको मिला, तो वो एक प्लेटफॉर्म है और उसके बीच में एक विचित्र स्टोन है, कलरफुल स्टोन. और हैरानगी की बात यह है कि उन्होंने देखा कि वो ही यूनिक स्टोन आजकल 20वीं शताब्दी में, क्योंकि 20वीं शताब्दी में ये डिस्कवरी हुई, तो वहाँ पे जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं वैसा ही स्टोन की आज तक पूजा कर रहे हैं. सो 9000 BC से 20th सेंचुरी आप अंदाज़ा लगा दीजिए कितना, बिकॉज माई मैथ्स इज वीक, तो कितना बनता है, हाउ मेनी थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स. और वो क्या था? दैट वॉज द वर्शिप ऑफ माँ, मदर गॉडेस. और 9000 BC से उस इलाके में मदर गॉडेस की पूजा 20th सेंचुरी तक उन्होंने पाया है कंटिन्यूटी. दैट इज कंटिन्यूटी. लेकिन हमारी कंटिन्यूटी की कहानी वहाँ पर नहीं ख़त्म होती. उसके बाद जो सबसे विशाल एंशिएंट सिविलाइजेशन थी इंडस वैली सिविलाइजेशन,
इंडस वैली सिविलाइजेशन में पशुपति सील मिलती है जिसको कहा गया है प्रोटोशिवा। उसके बाद इतने सारे मदर गॉडेसेस के छोटे छोटे टेराकोटा मिलते हैं। अब इतने सारे मदर गॉडेसेस के टेराकोटा, इतिहासकारों का कहना है ये मंदिर में तो रखे नहीं जाते थे, तो ये घरों में रख के लोग पूजा करते थे। पीपल, फायर ऑल्टर्स, मतलब शंख, कोई स्वास्तिक, कोई चीज नहीं है जो उस समय से आज तक प्रचलित है। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि हमको याद रखना चाहिए पहले तो मध्यकाल में, उसके बाद अंग्रेजी शासन, तब भी हमने वो कंटिन्यूटी रखी। अब सेकंड पॉइंट, इस सिविलाइजेशन सभ्यता ने किसी को बाहर नहीं रखा। हम सुनते हैं कि महिलाओं पर बड़े अत्याचार हुए। मथुरा में जो एक साइट है जिसका अंग्रेज़ों के टाइम एक्सकविशंस हुए, वहाँ पर उनको इतने छोटे होमिज पिलर स्टोन्स, जैसे मोबाइल से भी छोटे, तो उस पर कोई सेक्रेड चिन्ह लगा हुआ है, जैसे कि स्वास्तिक लगा हुआ है या कुछ लगा हुआ है, तो ये इनको बोलते हैं अयाग पट्टास। और 95% ऑफ देम वर डोनेटेड बाय विमेन। ओके, तो 95% ऑफ द अयाग पट्टास होमेज टैबलेट्स आर बीइंग डोनेटेड बाय विमेन इन मथुरा। और इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि वो सब हमको मिली हैं और उन पे इंस्क्रिप्शंस है कौन डोनेट कर रहा है। ओके, तो गृहस्थ आश्रम की हैं, लेकिन दे आर फ्रॉम ऑल। एक है उनके पति डांसर थे, एक के म्यूजिशियन थे, यू नो दे आर फ्रॉम ऑल स्ट्रेटा। एक सास बहू डोनेट कर रही हैं, बैंकर हैं, मर्चेंट्स हैं, वर्कर्स हैं, तो ये मथुरा में सब। तो इसका मतलब इट वाज ओपन। और आई गिव यू वन मोर एग्जांपल। सांची आपने सबने सुना है सांची का। तो सांची का पहला स्तूप अशोक ने बनाया था, तो वो छोटा सा स्तूप था। 100 साल के बाद लोगों ने कहा इसको हम बड़ा करते हैं, अब हम इसमें पत्थर से बनाएंगे, क्योंकि उसके पहले पत्थर इस्तेमाल नहीं होता था। सांची में 631 इंस्क्रिप्शंस हमको मिले हैं। केवल 3 इंस्क्रिप्शंस मेंशन रॉयल्टी, राजाओं का जिक्र करती हैं। और वो नहीं कि भाई किसी राजा के नाम, वो कह रहे हैं कि ये आदमी इस राजा का के दरबार में काम करता था। सिर्फ 3 इंस्क्रिप्शंस आर मेंशनिंग रॉयल्टी। बाकी सारे इंस्क्रिप्शंस किसने, वो कह रहे हैं कि एक खंबा इसने डोनेट किया, एक पत्थर ये डोनेट कर रहा है। कौन डोनेट कर रहा है? लेबर, विमेन, और एक अगर आप सांची जाएं तो आपको एक गेटवे पे एक इंस्क्रिप्शन अभी भी है वहाँ पे। वो कहते हैं, इंस्क्रिप्शन में कहते हैं कि हम आइवरी वर्कर्स हैं, विदिशा से आए हैं। हम आइवरी पर, व्हाट इज आइवरी? तो आइवरी वर्कर्स हैं, हम आइवरी पे कार्विंग करते हैं, हम विदिशा से आए हैं। ओके, और ये गेट हमने कार्व किया है, ये हमने बनाया है, तो हम ये खुद गिफ्ट कर रहे हैं। सो इस तरह का। सो वेस्टर्न इंडिया में इतने घाट्स, इतने केव्स बने थे, बुद्धिस्ट केव्स, वो सारे ऑर्डिनरी पीपल ने डोनेट किए हैं। और एक मैं सबसे अच्छा उदाहरण जो मेरे को मिलता है, वो मैं हमेशा कोट करती हूँ, कि एक एक्का ड्राइवर था। एक्का रिक्शा टाइप होती है जी, जो एक जगह से दूसरी जगह यात्रियों को ले जाता था। घोड़े पे होती हो? नहीं, जैसे कि रिक्शा होती है, रिक्शा तो होती 2 पहियों की होती है। जी, तो वो कहता है कि मैंने भी डोनेट किया है। अच्छा, सो इट इज ऑर्डिनरी पीपल हु डोनेटेड, और उनको कोई कंपल्शन नहीं था, वो अपने दिल से डोनेट कर रहे थे, बिकॉज दे वर पार्ट ऑफ दिस सिविलाइजेशन, दिस कल्चर। सो दिस इज समथिंग दैट वी हैव टू बी अवेयर ऑफ, वी हैव टू बी प्राउड कि दिस सिविलाइजेशन को किसने बनाया? राजा महाराजाओं ने नहीं बनाया, ये साधारण यहाँ के लोगों ने बनाई। मैम, हिंदू धर्म के बारे में एक बात ये भी कही जाती है कि जो हमारे रिचुअल्स हैं, जो हमारी मान्यताएं हैं, उनका हमेशा से साइंटिफिक आधार रहा है। साथ में चाहे गंगा जी का धरती पर आना हो, राम सेतु की बात हो, फिर सांख्य दर्शन में एवोल्यूशन की थ्योरी का जो जिक्र हो,
ये सारी बातें हजारों साल बाद सही होती दिखती हैं। बिल्कुल। तो इस पर आपका क्या कहना है? ये नो, इट इज वेरी वेरी सरप्राइजिंग। सरप्राइजिंग इज नॉट द राइट वर्ड एक्चुअली। अपने सभ्यता और के प्रति और भी श्रद्धा बढ़ती है, बिकॉज एवरीथिंग हैड अ बेसिस। जी। इट वॉज नॉट सुपरस्टिशन। जैसे हमारे मार्क्सवादी टीचर्स ने सिखाया कि भाई सुपरस्टिशन है, लेकिन नाउ एवरीथिंग दैट यू हैव सेड इज प्रूविंग टू बी साइंटिफिकली corroborated। मैम, कोई भी हिस्टोरियन होता है वो एक खास वक्त का गवाह होता है। क्या किसी आइडियोलॉजी का उस पर प्रेशर होता है कि जब वो कुछ कहता है तो किसी एक प्रेशर में आता है, या? बात सुनिए, मैं अपने बारे में कह सकती हूँ जी। कि जब मैंने अपनी पुस्तकें अयोध्या पे लिखी तो मेरा तो कोई आइडियोलॉजी का प्रेशर नहीं था। मैं इट वॉज नॉट दैट आई वॉज राइटिंग एज अ राइट विंग हिस्टोरियन। आई वॉज राइटिंग वॉट आई डिस्कवर्ड। तो अगर मेरे को कोई कहे कि तो आप राइट विंग हिस्टोरियन हैं, तो आई डोंट थिंक इट इज़ फेयर, बिकॉज पहले तो राइट विंग इतने हिस्टोरियंस प्रोड्यूस नहीं किए, और जब मैंने इतिहास लिखना शुरू किया देयर वाज नो राइट विंग। Okay. आई वाज मे बी अ सॉलिटरी, अकेली थी। एटलीस्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो मैं अकेली थी, और मैं उन विषयों पर लिख रही थी। मतलब मैं ये इट्स नॉट अ क्रिटिसिज्म की राइट विंग हूँ। I don't regard that as a criticism, but the thing is that I did not write under pressure. At that time, being right wing was not fashionable. ठीक है, तो मैं अपने बारे में कह सकती हूँ कि भाई मैंने उस हालात में लिखा जब वामपंथी इतिहासकार अपनी चरम सीमा पर थे, सारे पब्लिशिंग हाउसेज उनके कंट्रोल में थे, मैं अकेली थी। अगर मेरे को लोग बोलते हैं राइट विंग हिस्टोरियन, तो मैं ये गर्व से स्वीकार करती हूँ, बट आई डोंट रिगार्ड माई सेल्फ as a right wing. I am a historian. Right. I am a historian who is bringing facts which are not known, जो छुपाए गए, जो नजरअंदाज किया इतिहासकारों ने, वामपंथी इतिहासकारों ने। तो आई एम ब्रिंगिंग दैट टू द फ्रंट। लेकिन अगर लोग मेरे को ये आइडेंटिटी देते हैं, आई हैव नो प्रॉब्लम। मैम, नालंदा विश्वविद्यालय की बात मैं करना चाहता हूँ। इसके बारे में बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं। जब खिलजी ने वहाँ पर उसे जलाया तो 3 महीने तक शायद वो विश्वविद्यालय जलती रही। कितना बड़ा लॉस था वो, 800 साल पहले ज्ञान के उस भंडार को फूंक देना, आग लगा देना उसमें। ये कितना बड़ा लॉस था उस चीज़ को जब हम आज देखें तो। देयर इज़ नो डाउट दैट इट वाज अ मैसिव लॉस। लेकिन अभी मेरे को जानकारी मिली है, ये मैंने एग्जामिन नहीं किया है, कि बहुत से ग्रंथ वो तिब्बत में ले गए और बच गए। ओके। मतलब कि उस टाइम ले गए ये मैं नहीं कह सकती, उससे पहले भी ले गए होंगे, क्योंकि बुद्धिस्ट तो वहाँ पे आते रहते थे। चाइना से इतने आए, ह्यून सांग वगैरह कितने हजारों मैन्यूस्क्रिप्ट्स लेके गए जी। तो टिबेटन्स भी आते थे। तो अभी मेरे को किसने बताया कि बहुत से मैन्यूस्क्रिप्ट्स वहाँ पे जो जले हैं वो तो कोई अनगिनत ना, जी। बट वही मैन्यूस्क्रिप्ट्स तिब्बत में भी लोग लेके पहुंच गए थे। एंड नाउ टू find and rediscover those manuscripts and to retranslate those manuscripts is a project that is going on. जी मैम, ये भी कहा जाता है कि खिलजी को नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग के आचार्य राहुल श्रीभद्र जी ने ठीक कर दिया था। इस बात से उसे गुस्सा आया कि जो काम मेरे हकीम नहीं कर पाए इसने कैसे कर दिया, और ऐसा ज्ञान इसके पास है, तो इस गुस्से में उसने आग लगा दी। क्या ये सच है? अलाउद्दीन खिलजी से पहले ये हो गया था। अच्छा। हाँ, नालंदा का जो हुआ इट हैपेंड बिफोर अलाउद्दीन खिलजी। ओके। तो विश्वविद्यालय में आग लगाने की जो ये वजह थी, क्या ये सही थी? I mean, I don't know because I have not studied this, Sure. So I cannot say with but अभी मैंने कहीं कुछ पढ़ा था कि एक आई विटनेस अकाउंट वो लोगों के सामने आई है। अभी तक तो हम वामपंथी बोल रहे थे कोई आई विटनेस अकाउंट तो है नहीं जी। तो ये तो आपकी मन गढ़ंत बातें हैं जी। बट नाउ आई एम नॉट एबल टू गिव द एग्जैक्ट फैक्ट्स, बट आई हैव कम अक्रॉस, वेगली आई रिमेंबर दैट आई विटनेस अकाउंट हैज बीन फाउंड। मैम, रामायण और महाभारत को लेकर आपकी क्या राय है? अक्सर इस पे बात होती रहती है कि
कितना काल्पनिक है, कितना वास्तविक है। आज के दौर में अगर देखें तो क्या उन शहरों का जिक्र होता है जहाँ पर ये सारी चीज़ें हो रखी थी? इस पे आपका क्या विचार? देखिए, रामायण के बारे में आई हैव नॉट स्टडीड देम इन दैट कॉन्टेक्स्ट, बट जिन लोगों ने पढ़ा है रामायण के बारे में, वो कहते हैं कि इट इज़ अमेजिंग कि वो कैसे ज्योग्राफी, प्रेजेंट डे ज्योग्राफी से मैच करती है। इनफैक्ट अमीश त्रिपाठी का एक प्रोग्राम था, हाँ, जहाँ पर वो ऐसी जगहों पर जा रहे हैं, हाँ, जिनका जिक्र रामायण में। लेकिन एक हिस्टोरियन है, मेरे ख्याल से उनका नाम है प्रोफेसर हांडा, आई एम नॉट श्योर, लेकिन उन्होंने, वो कुरुक्षेत्र के आसपास के रहने वाले हैं, एंड दे से दैट यू कैन एग्जैक्टली मैप what are the areas that Valmiki was familiar with, and he was very familiar with the entire geography of this place. Now, if I can say something about the Mahabharata, प्लीज। because this is very fascinating. क्या है कि जब प्रोफेसर सुक्तनकर महाभारत का क्रिटिकल एडिशन तैयार करने में लगे थे, तो उनके जो टीम के लोग थे वो भारत के हर इलाके में गए, हर प्रांत में गए जहाँ जहाँ महाभारत का ग्रंथ उनको मिले। तो उनका कहना था कि जो जो ग्रंथ सबसे छोटे हैं वो ओरिजिनल से सबसे नज़दीक होंगे, क्योंकि महाभारत तो बढ़ती गई, इज़न्ट इट? तो जो छोटा वर्जन होगा वो इट विल बी क्लोजेस्ट। तो शारदा स्क्रिप्ट में उन्होंने कश्मीर का कहा कि इट इज़ वेरी वेरी क्लोज। अब साउथ में उनको सबसे छोटा महाभारत का ग्रंथ कहाँ से मिला? केरला में नंबूदरी ब्राह्मण्स के पास। ओके। तो सुक्तनकर हैरान हो गए कि भी केरला बिल्कुल एट द अदर एंड ऑफ, तो सबसे प्योर महाभारत का ग्रंथ वहाँ पे कैसे पहुँच गया? इट्स वेरी डिफिकल्ट टू इमेजिन। तो एक और इतिहासकार हैं टीपी महादेवन, उन्होंने ये स्टडी किया और मतलब इस अमेजिंग, उन्होंने कहा, उन्होंने डिस्कवर किया, उन्होंने लिखा इसके बारे में कि 500 BC के आसपास, 500 BC मतलब अबाउट 3000 ईयर्स अगो, मथुरा के इलाके से 500 ब्राह्मण परिवार दक्षिण गए और 500 परिवार उन्होंने ऐसा सोच के माइग्रेशन किया कि भाई शादियों में सब गोत्र हों उसमें, सो दैट देयर इज़ नो प्रॉब्लम। सो दे माइग्रेटेड और वो तमिल इलाके में रहे, और जो मथुरा से उनके पास महाभारत का ग्रंथ था वो ले गए तमिल इलाके में, ठीक है, 3000 साल पहले जी। और वहाँ पर 7वीं शताब्दी में तमिल इलाके में कुछ घटना होती है, तो अधिकांश वो ब्राह्मण जो थे, कुछ तो तमिल में रह गए और बाकी वो अपना ग्रंथ लेके केरला पहुँच गए, और वो है नंबूदरी ब्राह्मण। तो इमेजिन करिए कि मथुरा से वो गए तमिल इलाके, फिर वो गए केरला, और वो ग्रंथ को शुद्ध रूप में उन्होंने प्रिजर्व किया। आई मीन, इस देश का हर नागरिक के बारे में आपको आश्चर्य होगा, गर्व होगा। जी मैम, इससे पहले कि मैं आखिरी सेगमेंट रैपिड फायर में पहुंचूं, एक आखिरी सवाल मैं जाते जाते आपसे पूछना चाहूँगा कि जो अयोध्या में भगवान श्री राम जी का जो भव्य मंदिर है और उसका जो निर्माण है, क्या ये एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है कल्चरल एस्पेक्ट से इस देश? इट्स अ मेजर टर्निंग पॉइंट। 1000 साल के बाद उत्तरी भारत में एक विशाल मंदिर बना है। 18वीं शताब्दी जब आरंभ होती है जी, तो उत्तरी भारत में कोई मंदिर बचा नहीं था। उत्तरी भारत में एक भी मंदिर बचा नहीं था। अब क्या हुआ कि जब 20th सेंचुरी में इतिहासकार इस विषय पर पढ़ने लगे, अध्ययन करने लगे, तो काशी में उनको एक मंदिर मिला। तो उन्होंने कहा कि ये पहला मंदिर है जो बना है 18वीं शताब्दी में, ठीक है। उसके पहले तो कुछ जो काशी हम देखते हैं ये तो 18वीं शताब्दी के बाद मराठास और राजपूत वगैरह ने बनाया जी। तब वो दोबारा उसको देखते हैं और वो कहते हैं कि ये मंदिर, इसको इसके हिस्से अलग किए गए थे।
उसको बचाने के लिए मध्यकाल में किसी समय भक्तों ने उस मंदिर के पोर्शंस को अलग किया था, ओके, ठीक है, और छुपा दिया था। और जब 18वीं शताब्दी में हालात बदले, मुगल साम्राज्य कमजोर हो गया, बनारस राजा आ गए, तब उन्होंने उस मंदिर के पार्ट्स को इकट्ठा करके असेंबल किया, जैसे कि लेगो सेट में नहीं होता कि अच्छा, ये कहानी यहाँ पे नहीं, आप सोच सकते हैं कि उस मंदिर को उसके पार्ट्स अलग अलग किए और फिर जब हालात सुधरे तो उस मंदिर को सैकड़ों साल की प्लानिंग है ऐसे लगता है। लेकिन अब जब वो असेंबल कर रहे हैं, सैकड़ों नहीं सौयों, तो लेकिन जब वो मंदिर असेंबल कर रहे, वो तो भूल गए मंदिर कैसा लगता है। तो जो पीस और खंडित पीसेस भी उन्होंने मंदिर में उनसे दीवारें बनाई, वो मंदिर आज भी आपको मिलेगा। या ये हालत हो गई थी हमारी कि 18वीं शताब्दी में हमारा कोई मंदिर ही नहीं था, बचा था। तो उस इतिहास को ध्यान रखते हुए उत्तरी भारत में एक विशाल राम मंदिर बने, वो भी राम के जन्म स्थान पर, इससे ज़्यादा गर्व की क्या बात हो सकती है। थैंक यू मैम, बहुत इंसाइट्स मिले आपसे बात करके। थैंक यू फॉर हैविंग मी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि इतिहासकार भी आमंत्रित होंगे आपके। क्यों नहीं मैम, बिल्कुल। हम आपको पढ़ते हैं, सुनते हैं, आपको फॉलो करते हैं। और मौसम बदल गया है। लेकिन चलते चलते एक रैपिड फायर, वन वर्ड आंसर प्लीज। अच्छा, आई होप इट्स नॉट डिफिकल्ट। आपके लिए क्या डिफिकल्ट होगा? चलिए। सारी डिफिकल्टीज आपने पार कर ली। चलिए और मौसम बदल गया है। इंडियन कल्चर हिस्ट्री को लेकर वेस्ट में सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन क्या है? वेस्ट में हाँ। इंडियन हिस्ट्री को, हाँ। दैट इट इज अ डिसयूनाइटेड ऑप्रेसिव हिस्ट्री। इतिहास में कौन सा ऐसा वक्त था जब भारत ने सबसे ज्यादा तरक्की की थी? एंशिएंट पीरियड में, और उसमें कहना मुश्किल है क्योंकि इंडस वैली में भी इतनी प्रगति की थी, गुप्ता वंश में भी इतनी प्रगति की थी। सो एंशिएंट पीरियड। आजादी के बाद इतिहास पढ़ाने में सबसे बड़ी गलती क्या रहेगी भारत में? जो इतिहासकार हैं, जो लिख रहे थे, उनका मकसद हम नहीं पहचान पाए। इंडियन हिस्ट्री की किसी घटना पर अगर फिल्म देखनी हो तो वो कौन सी घटना आपको लगता है? क्योंकि फिल्म बनाने से वो चीज़ पॉपुलर होती है, उसके बारे में लोग रिसर्च करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो ऐसी कौन सी घटना है जिसपे आपको लगता है फिल्म बननी चाहिए? ज्ञानवापी। भारतीय इतिहास पर लिखी आपकी सबसे पसंदीदा किताब? मेरी अपनी, कोई और या किसी और। सोचना पड़ेगा। बीबी लाल। बीबी लाल, हाँ, उन्होंने बहुत अध्ययन किया है और ही डिजर्व्स टू बी रिमेंबर्ड एंड रिस्पेक्टेड। उनकी रामायण पर, राम पर, महाभारत पर, उनकी जो भी पुस्तकें हैं, बीबी लाल इज माय फेवरेट। और चलते चलते यंग हिस्टोरियंस को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? भैया पॉडकास्ट देखते रहिए। मैं ये नहीं कहूँगी कि इतिहास पढ़िए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सब लोग इतिहासकार बने। इट्स वेरी डिफिकल्ट। एंड द यंग जनरेशन, मतलब जिस तरह से वो अपने इतिहास को, इतिहासकार नहीं होने के बाद भी जिस तरह से वो अपने इतिहास में रुचि ले रहे हैं, इट इज़ अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड। सो जो भी इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, प्लीज़ अपने हर एक दोस्त और यार से इन इतिहासकार को जरूर मिलाएं। मीनाक्षी जैन मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच हमारे इस पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच। बहुत सारी बातें हमें सीखने को मिली इसमें। आपको सबसे अच्छा क्या लगा इस पॉडकास्ट में, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हम चाहेंगे आगे भी बहुत सारे ऐसी बातें हैं जो हम आपसे जानना चाहेंगे, सीखना चाहेंगे, वो कहानियाँ सुनना चाहेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। प्लीज़ इसे ज़रूर शेयर करिएगा अपने दोस्तों से। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम।